हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग यार। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे। बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा इसी उम्मीद के साथ जो है आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है बेटा, हमने आपकी जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी को शुरू कर दिया है। हमने आपको जो है बेटा लगभग सिक्स कितने 5 या 6, मतलब बेसिकली 5 या 6 हमने चैप्टर्स बेटा आपको बॉटनी के पढ़ा दिए हैं। अब उसके बाद मुझे लगा यार बॉटनी बॉटनी काफी हो गया, अब थोड़ी सी बात कहीं ना कहीं ह्यूमन के ऊपर करी जाए और आपकी शुरू करी जाए बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी। और आपको पता है बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी की शुरुआत हमने करी है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। ठीक बेटा, आज इसका लेक्चर 3 है जिसके अंदर हम जानेंगे बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैं बेटा उम्मीद करूंगा आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 इसका अटेंड करके आए होंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा चीजें उसमें पढ़ाई गई थी, समझाई गई थी, और मुझे उम्मीद है आपने बेटा उन चीजों को कर लिया होगा। 1 मिनट, चलो ठीक है, आप कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे से वो लेक्चर दोनों समझ लिए होंगे। आपको याद होगा बेटा, हमने आपको जो है सेकंड लेक्चर कराया था, उसके अंदर हमने एक बात कही थी। आपको पता है क्या बात कही थी? एक बात बेटा मैंने आपको ये लिखवाई थी कि अगर कोई भी थोरेसिक चैम्बर पढ़ाते समय हमने आपको ये कहा था, अगर कोई भी उसकी वॉल्यूम में चेंज होगा थोरेसिक चैम्बर की, तो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगा बेटा किसकी, आपकी जो है किसकी वॉल्यूम में, आपकी लंग्स की वॉल्यूम में। आप एक चीज देखो बेटा, लंग्स जो आपका थोरेसिक चैम्बर है वहां पर लंग्स प्रेजेंट है। अब अपने आप को सपोज करो, आप मुझे सपोज करो बेटा कुर्सी दिख रही है, इतना सा चैम्बर समझो, अगर ये चौड़ जाए तो क्या मेरे हाथ पैर भी यूं हो जाएंगे? एक बात बताओ तुम मुझे, अगर मैं किसी चैम्बर में यूं टाइटली पैक दूं एकदम, अगर उस चैम्बर की वॉल्यूम बढ़ेगी तो क्या मैं भी अपनी थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा पाऊंगा? इसलिए बेटा जब उसकी वॉल्यूम बढ़ती है तो लंग्स की वॉल्यूम पे भी जो है डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। ठीक है बेटा, ये वाली बात याद होगी। और मैंने कहा था बेटा ये आपको बात और अच्छे से समझ में आएगी कब, जब हम जो है बेटा आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, तो आपको जो है आज हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ाने वाले हैं। बेसिकली आज आपको आने वाला है बेहतरीन तरीके से समझ में कि इंस्पायरेशन कैसे होती है, एक्सपायरेशन कैसे होती है। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और अगर किसी को पता करना है कि उसे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आया या नहीं आया, तो बेटा लास्ट में मैं एक टेबल कराऊंगा। अगर आपने वो टेबल पूरी पूरी फिल कर ली, दैट मीन्स आपको पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आ गया। अगर वो आपसे टेबल फिल नहीं हुई, आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बेटा नहीं आया, कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट रह गए हैं, फिर से आपको देखना होगा। और यकीन करिएगा बेटा सबसे बेहतरीन लेक्चर होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पे आज तक जो आपने कभी भी देखा होगा। ठीक है, अलग ही लेवल का मजा आएगा, बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर। और अगर किसी को बेटा इसके नोट्स चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकता है। अब आप पूछोगे टेलीग्राम चैनल तक कैसे पहुंचेंगे, तो देखो जरा, तो बेटा आपको यहाँ पर क्यूआर कोड दिख रहा होगा, आप इसके थ्रू भी टेलीग्राम चैनल को जो है बेटा ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से इसी लेक्चर के नहीं, अब तक के जितने भी हमने लेक्चर लिए हैं बेटा उन सबके नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। नोट्स खुद से बनाना कंपलसरी है। ठीक है बेटा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिन भी बच्चों का सिलेक्शन होता है बेटा वो सब अपने हाथ से खुद के नोट्स बनाते हैं, खुद ही के शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, खुद ही के लॉन्ग नोट्स बनाते हैं। और जितनी भी गलतियां होती हैं बेटा उन सबको भी वो जो है आपके नोट करते हैं। ठीक है, उनसे सीखते हैं और उन गलतियों को दोहराते नहीं है बेटा, यही खासियत होती है एक जो बच्चा सेलेक्ट होता है और दूसरा जो बच्चा सेलेक्ट नहीं होता। सिलेक्शन वाला बच्चा बेटा गलतियां वो भी करता है, ठीक है, बट फर्क कितना है, वो उन गलतियों से सीखता है। क्या आप उन गलतियों से सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, यही डिसाइड करेगा कि आपका बेटा सिलेक्शन 2026 में होगा या फिर नहीं होगा। ठीक बेटा, तो अब जो है बेटा हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़नी है, तो जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग होता है बेटा वो कुछ मसल्स की हेल्प से होता है। तो पहले आप अगर उन मसल्स को जान लोगे ना तो आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, तो अब हम जो है आपको मसल्स के बारे में बताते हैं। तो बेटा सबसे पहली मसल जो है वो आपकी आ जाती है कौन सी, डायफ्राम। डायफ्राम मैंने आपको बताया था बेटा, डायफ्राम जो है आपका एक कैसा स्ट्रक्चर है, डायफ्राम बेटा आपका एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा, वो मसल से मिलकर बना हुआ है। अब उन मसल्स कौन सी है बेटा, वो फ्रेनिक मसल्स हैं। उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं बेटा फ्रेनिक मसल्स। ठीक, इसके अलावा सर कौन सी और होंगी, तो बेटा कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जो आपकी रिब्स के बीच में प्रेजेंट हो, आपकी बेसिकली रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है बेटा, उन मसल्स को क्या कहते हैं, उन मसल्स को कहते हैं बेटा इंटरकोस्टल मसल्स। क्या कहते हैं, मेरे साथ बोलो, उन मसल्स को कहते हैं बेटा इंटरकोस्टल मसल। अब जो है इंटरकोस्टल मसल बेटा दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एक होती है बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है बेटा, तो अब जो है बेटा मैंने जो आपको बताया अब थोड़ा सा से लिखते हैं, और मैं आपके लिए जो है बेटा ये जो इंटरकोस्टल मसल है मैं इसका बेटा एक डायग्राम लेके आया हूँ आपके लिए 3D में। ठीक है, आप देखिएगा आज आपको बेटा बेहतरीन मजा आने वाला है। देखो
तो बेटा सबसे पहले आप हेडिंग क्या डालोगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे बेटा मसल्स हेल्प इन ब्रीथिंग। ठीक है, देखो बेटा आज का लेक्चर जो है हम शुरू करते हैं और आपको बहुत ही ज्यादा अब आएगा मजा। तो देखो बेटा सबसे पहले हेडिंग जो आप डालोगे वो डालोगे मसल्स हेल्प इन ब्रीथिंग। 1 मिनट इसे सेट कर लेते हैं बेटा। चलिए आपका जो है शुरू करते हैं बेटा। ठीक, तो देखिए बेटा हेडिंग क्या होगी आपकी, हेडिंग होगी बेटा मसल्स। क्योंकि अगर आप बेटा एक बार मसल्स के बारे में जान लोगे और इसके मसल्स के बाद मैं बेटा कुछ बेसिक आपको रूल्स बताऊंगा, आप कह सकते हो लॉस कह सकते हो, रूल्स कह सकते हो, प्रिंसिपल्स कह सकते हो, जिनकी मदद से आपको बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है मैं सीधे स्टार्ट कर सकता हूँ बेटा, पर उसका कोई सेंस होता नहीं है। आपका बेस बनाते हुए एकदम ऊपर तक ले जाना ही मतलब मेरी टॉप प्रायोरिटी होती है। और मैं हमेशा ये सोच के पढ़ाता हूँ कि यार मैं इस जो मुझसे पढ़ रहा है बेटा वो पहली बार ब्रीथिंग के बारे में पढ़ रहा है। ठीक है बेटा, सिर्फ ब्रीथिंग ही नहीं बेटा, जितने भी मैं टॉपिक्स पढ़ाता हूँ मैं इसी तरीके से पढ़ाना पसंद करता हूँ। मसल्स हेल्प इन ब्रीथिंग, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो बेटा मसल इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग। ठीक, तो देखो बेटा कौन कौन सी मसल्स होती हैं अब जानो। तो बेटा मैंने सबसे पहली मसल कौन सी बताई थी, सबसे पहली बेटा मैंने मसल बताई थी आपको डायफ्राम। तो आप जो बेटा नंबर 1 डालोगे वो क्या डालोगे, नंबर 1 आप डालोगे बेटा डायफ्राम। 1 मिनट बेटा इसे सेट कर लेते। यार ये क्या हो गया, पैड अच्छे से आज क्यों नहीं हो रहा। 1 मिनट, देखो बेटा आ जाओ, देखो अरे यार 1 मिनट। तो बेटा सबसे पहले आप डालोगे डायफ्राम, सबसे पहले आप डाल लोगे बेटा डायफ्राम। ठीक, डायफ्राम के बारे में बेटा इन डिटेल बात हो चुकी है। एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, डिस्टिंग्विश करता है किसको बेटा, आपके एब्डोमिनल कैविटी को, किससे बेटा, आपके थोरेसिक कैविटी से। ठीक है, आपके बेटा डायफ्राम और डायफ्राम की जो मसल्स होती है बेटा उनको कहते हैं फ्रेनिक मसल्स, या फिर बेटा फ्रेनिक मसल्स ही मिलकर डायफ्राम बनाती हैं। ठीक है, फ्रेनिक मसल्स, तो इसमें तो कोई डाउट आपको होगा नहीं। ठीक, दूसरी तरफ देखो बेटा कौन सी होती है, दूसरी होती है बेटा आपकी इंटरकोस्टल मसल। दूसरी का जो नाम है बेटा उसका नाम है आपका इंटरकोस्टल मसल। क्या नाम है बेटा, उसका नाम है आपका इंटरकोस्टल मसल। तो जरा ध्यान से आप देखिए इंटरकोस्टल मसल को, बेटा प्यार से इसको कहते हैं, इंटर का आई लेते हैं, कोस्टल का सी लेते हैं और इसका एम लेते हैं, तो हम इसे प्यार से कहते हैं बेटा आईसीएम। क्या कहते हैं बेटा, इन मसल्स को हम प्यार से कहते हैं आपके आईसीएम। ठीक बेटा, आईसीएम, तो इनको हम कहते हैं बेटा आपके आईसीएम यानी कि इंटरकोस्टल मसल्स। किसी को कोई डाउट नहीं बेटा, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब जैसा मैंने आपको बताया बेटा, क्या बताया था मैंने आपको, ये बताया था कि ये जो मसल्स होती हैं कहां पर प्रेजेंट होती हैं बेटा, ये आपकी प्रेजेंट होती है बिटवीन रिब्स। बेटा ये आपकी प्रेजेंट होती है बिटवीन रिब्स। अभी बेटा मैं आपको दिखाऊंगा भी और मैं खुद से भी डायग्राम बनाऊंगा। प्रेजेंट बिटवीन रिब्स, 1 मिनट बेटा, कहां पर प्रेजेंट होती है ये आपकी प्रेजेंट होती है बेटा रिब्स के बीच में। ठीक है, देखो कितने तरह की होती है बेटा, 2 तरह की होती है ये आपकी होती है बेटा 2 टाइप्स की, ये होती है आपकी 2 टाइप्स की। देखो जरा गौर करके, ये बेटा बीच वाली लाइन को हटाते हैं और देखो ये इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दो और यहाँ पर लिख दोगे बेटा आप 2 टाइप्स। ये होती हैं आपकी 2 तरह की, कौन कौन सी होती है बेटा, एक होती है बेटा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, देखो जरा ध्यान से, एक होती है बेटा आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एक होती है बेटा आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, दूसरी होती है बेटा आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इसे हम कहते हैं बेटा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक बेटा, दूसरी होती है बेटा आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। बेटा इसको हम कहते हैं आईआईसीएम, समझ गए बेटा आईआईसीएम क्यों कहते हैं, आई से इंटरनल और आईसीएम मतलब इंटरकोस्टल मसल। तो जब भी बेटा अब मैं आगे जो है पूरा नहीं लिखूंगा, मैं हमेशा ऐसे लिखूंगा आईआईसीएम या ईआईसीएम। ठीक है, देखो इसको हम कहते हैं बेटा ईआईसीएम, इसको हम कहते हैं बेटा ईआईसीएम यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो बेटा किसी को कोई डाउट, मैंने अब तक आपको क्या बताया, मैंने बताया आपकी बेटा ब्रीथिंग में कुछ मसल्स हेल्प करती हैं, जिसमें से एक मसल का नाम बेटा डायफ्राम, दूसरी मसल है बेटा आपकी इंटरकोस्टल मसल। 2 तरह की होती है बेटा, कहां प्रेजेंट होती है इंटरकोस्टल मसल, आपके रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है।
एक बेटा इसका पहला टाइप आता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, दूसरा आता है बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है बेटा, तो देखो अब बेटा जो आपकी IICM होती है ना, इसका काम आपको नहीं पड़ेगा आपके सिलेबस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्योंकि बेटा ये हेल्प करते हैं आपकी फोर्सफुल ब्रीथिंग में। सर ये फोर्सफुल ब्रीथिंग क्या होती है? बेटा फोर्सफुल ब्रीथिंग क्या होती है मैं अभी आपको बताता हूँ। रुको, जो बेटा आपने कभी देखा कुछ लोग योगा करते हैं, एकदम से गहरी सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं गहरी सांस। एक तो होती है बेटा नॉर्मल सांस, जैसे मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ तो मेरी एक बेटा इनहेल एक्सेल चल रहा है आपसे बात करते हुए, ये है बेटा नॉर्मल ब्रीथिंग। एक होती है बेटा एकदम से आप जैसे कि अब देखो मैं एक डीप ब्रीथ लेता हूं, देखो अब मैंने क्या करा है बेटा, एक लंबे समय तक मैं जितनी एयर इनहेल कर सकता हूं मैंने उतनी एयर को इनहेल करने की कोशिश करी है। तो ये जो इस तरह की ब्रीथिंग होती है बेटा, इसको हम कहते हैं फोर्सफुल ब्रीथिंग। यानी कि आप जो है जबरदस्ती बेटा जितना बॉडी को मतलब, एक होती है नॉर्मल, जितनी एयर उसमें जानी होती है बेटा चली जाती है। ठीक है, एक होती है आप जबरदस्ती ले रहे हो मैक्सिमम एयर जितनी आप इनहेल कर सकते हो, फिर आप एक समय होता है कि बेटा आप छोड़ रहे होते हो कि कितनी मैक्सिमम एयर आप निकाल सकते हो। तो इसको हम कहते हैं बेटा फोर्सफुल ब्रीथिंग। यानी कि एक हो गया फोर्सफुल इनहेलेशन, मैं जब खींच रहा हूं, एक हो गया फोर्सफुल एक्सेलेशन। ठीक है बेटा, बेटा कल जो है जो अगला लेक्चर आएगा बेसिकली उसमें हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में, वहां आपको और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो बेटा ये आपकी किसमें हेल्प करती है? ये आपकी हेल्प करती है फोर्सफुल ब्रीथिंग में। अदरवाइज नॉर्मल ब्रीथिंग में तो बेटा आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से ही काम हो जाता है। एक डायफ्राम और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये दो जो है बेटा आपकी नॉर्मल ब्रीथिंग बेहतरीन तरीके से करा देती हैं। ठीक है, तो आप बेटा यहाँ पर लिख लोगे कि इनका जो उपयोग होता है वो होता है आपका फोर्सफुल ब्रीथिंग में। कहां पर उपयोग होता है बेटा इसका उपयोग होता है फोर्सफुल ब्रीथिंग में। जबकि बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का यूज होता है आपका इसके अंदर बेटा नॉर्मल ब्रीथिंग में। जो आप और मैं बात करते हुए भी ब्रीथ कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता कि हमने कब कब सांस ले ली और कब कब सांस छोड़ दी बेटा। ठीक है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग। तो बेटा आपको ये समझ में आ गया। अब जो है थोड़ा सा डायग्राम बना के मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखिएगा। आइए बेटा पहले रिप्स बना देते हैं बेटा, आपकी रिप्स बना देते हैं। देखिए बेटा, ये देखिए अब मैं रिप्स बना रहा हूं बेटा इस तरीके से। ये बेटा आपकी हुई रिप। ठीक है, ये एक रिप समझो, और बेटा इसी तरीके से हम बना देते हैं दूसरी रिप भी। ठीक है, ये हो गई बेटा दूसरी रिप। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, एक बेटा इसकी आउटर साइड पर प्रेजेंट है, एक इसकी इनर साइड पर। देखो जरा ध्यान से, ये देखो बेटा, अब देखो जरा ध्यान से, ये देखो बेटा, ये 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 समझ रहे हो बेटा, ये इसकी आउटर साइड। देखो बेटा जो रिव है ना वो काफी मोटी है। ठीक है, तो इसकी एक आउटर साइड भी होगी, तो उस आउटर साइड पर अभी जो मैं 3D डायग्राम बनाऊंगा उससे और बेहतरीन आपको समझ में आएगा। और एक बेटा इस तरीके से इनर साइड पर प्रेजेंट होगी आपकी। देखो ये देखो अंदर की तरफ प्रेजेंट है बेटा, इस तरीके से इनर साइड पर भी आपकी प्रेजेंट होगी। ठीक है बेटा, दिख रहा है 3D में फील आ रहा है। एक है बाहर की तरफ, एक है अंदर की तरफ। बेटा जो आपकी बाहर की तरफ आपको दिखती है, जो आपकी बेटा आपको बाहर की तरफ दिखती है, देखो जरा ध्यान से कौन सी दिख रही है बेटा, ये जो आपको बेटा बाहर की तरफ दिख रही है, इसको हम कहते हैं क्या आपके, इसको हम कहते हैं बेटा आपके EICM। इसको हम कहते हैं बेटा आपके EICM, इसको हम कहते हैं बेटा EICM। ठीक बेटा, और ये जो आपको अंदर की तरफ दिख रही है बेटा, इसको हम कहते हैं बेटा IICM। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं IICM। बेटा नाम से ही पता लग रहा है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो क्या बेटा आपको अब तक का जितना मैंने बताया उतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? मुझे इतना बताओ बेटा। एक बार बेटा दिख नहीं रहा होगा, मैं हटता हूं, अब आपको दिखेगा। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया, मसल्स होती है कुछ बेटा ब्रीथिंग में जो हेल्प करती है। एक होती है डायफ्राम फ्रेनिक मसल, दूसरी होती है बेटा इंटरकोस्टल मसल जो कि रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है, जो कि मैंने बेटा आपको यहाँ 2 रिब बना के उसके बीच वाली दिखाई है। ठीक है बेटा, कितनी तरह की होती है इंटरकोस्टल मसल? 2 तरह की होती है। एक होती है बेटा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो कि आपकी फोर्सफुल ब्रीथिंग में हेल्प करती है, दूसरी होती है बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो कि आपकी नॉर्मल ब्रीथिंग में हेल्प करती है। हमारा काम सिर्फ बेटा नॉर्मल ब्रीथिंग ही पढ़ाना है आपको, क्योंकि सिलेबस में वही डिस्कस करा है, इसलिए हम जो है बेटा ज्यादा जो है मतलब एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। सिलेबस बहुत बड़ा है बेटा, स्टिक टू द NCERT। उसके आसपास जो भी डीप पढ़ाना है उसे डीपली पढ़ाएंगे, आपको कंसेप्ट सेट करेंगे। ठीक है बेटा, तो बेटा 2 मसल्स आपको यहाँ काम आने वाली है, एक आएगा डायफ्राम, एक आएगा बेटा आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा EICM, और बेटा आपके जो है डायग्राम आपको दिख गया होगा। अब थोड़ा सा
फील कराते हैं बेटा आपको असली डायग्राम से। रुको अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, तो देखो बेटा इन्होंने रिप्स का निकाल के दिखाया। अब बेटा आपको ये नहीं देखना है इनर मोस्ट वाला, होने को बेटा और होती है बट हमें नहीं जानना है, हमारा जितना दे रखा हम उतना ही जानते हैं। तो बेटा आपको यहाँ पर क्या दिख रही होगी, ये इंटरकोस्टल मसल दिख रही है, ठीक बेटा। तो बेटा एक तरफ ये जो बात करी गई है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आपको दिख गई बेटा, एक आपको बेटा यहाँ बीच में इस तरीके से दिख रही है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ऐसे ही बेटा एक बिल्कुल अंदर की साइड प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं बेटा इनर मोस्ट, ठीक है। बट हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें बस एक्सटर्नल और इंटरनल की ही बात करनी है क्योंकि उतना ही आपके काम का है, ठीक है बेटा। तो बेटा ये दिख रहा है आपको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और आपको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, यहाँ आपको जो है बेटा क्लियरली इस डायग्राम से जो है दिख रहा होगा, ठीक है बेटा। चलो आओ देखो, एक मिनट देखो आओ, चलो इसको हटा ही देते हैं। देखो ये बेटा ठीक है, मैंने हटा दिया ये आपको, अब ये आपको तंग नहीं करेगा। तो दिख गया बेटा इंटरनल और आपको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल समझ में आ गई होगी। तो देखो जरा ध्यान से, अब जो है बेटा आगे बढ़ने का समय आ गया है, ठीक है। देखो कहाँ गया अपनी स्लाइड, अपनी स्लाइड बेटा ये रही, ठीक है। अब जो है बेटा आपको मैं जो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए जो है आपको पहले कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ने होंगे। तो पहले सबसे पहले आप क्या हेडिंग डालोगे, सबसे पहली जो आप हेडिंग डालोगे बेटा, आप डालोगे क्या, आप जो सबसे पहले हेडिंग डालोगे बेटा वो डालोगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। क्योंकि अब आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग शुरू हो जाएगा। उससे पहले बेटा कुछ लॉज या फिर आप कह सकते हो प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अगर आपको ये प्रिंसिपल्स आएंगे तो जो है बेटा आपके लिए बहुत आसानी होगी, ठीक है। आपको कोई भी चीज रटनी नहीं पड़ेगी बेटा, आपको चीजें समझ में आएंगी। तो आप लिख दो बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जिसके अंदर आप सबसे पहले डाल दोगे बेटा हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, आपके लॉज या फिर आप कह सकते हो बेटा प्रिंसिपल्स के बारे में, ठीक है। कुछ सिद्धांत या फिर आप कह सकते हो बेटा नियम, प्रिंसिपल्स, लॉज प्लस प्रिंसिपल्स, ठीक बेटा। तो अब जरा ध्यान से आप देखना बेटा, जो सबसे पहले हम प्रिंसिपल की बात करेंगे वो करेंगे मूवमेंट ऑफ एयर के बारे में। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आखिर आपकी जो एयर है बेटा कहां से कहां मूव करती है, अगर मैं आपसे एक सवाल देता हूं बेटा, आपका एक तरफ हाई प्रेशर है एक तरफ लो प्रेशर है, ठीक है बेटा। अब आपकी एयर कहां से कहां मूव करती है, क्या आपकी एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है या फिर लो प्रेशर टू हाई प्रेशर मूव करती है, क्या बेटा आपको ये वाली बात पता है, हाँ या ना। चलो आपने आंसर अपने मन में सोच लिया होगा, ठीक है। अब मैं आपको आंसर देता हूँ बेटा, अगर कभी भी आपसे कोई पूछे ना मूवमेंट ऑफ एयर कहां से होती है, तो बेटा मूवमेंट ऑफ एयर ऑलवेज होती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जहां प्रेशर हाई होगा वहां से जहां की तरफ लो होगा बेटा वहां की तरफ हवा चलेगी, समझ रहे हो बेटा। अगर एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है, अगर ए पॉइंट पे प्रेशर हाई है बी पॉइंट पे प्रेशर लो है, तो अगर आपसे कोई यहाँ पूछ लेता है मूवमेंट ऑफ एयर कहां से कहां होगी, तो आप कहोगे बेटा ए टू बी होगी, आपकी मूवमेंट ऑफ एयर होगी बेटा ए टू बी, बिकॉज एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बिकॉज एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक बेटा। ये आपको लॉ समझ में आ गया होगा मूवमेंट ऑफ एयर का, ठीक है। आओ देखो लिख लेते हैं इस बात को, देखो तो आप बेटा क्या लिखोगे, आप जो है देखो बेटा आप सबसे पहले नंबर 1 डाल लो और यहाँ पर डाल लो बेटा मूवमेंट ऑफ एयर। हम आपसे बात किस बारे में कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं बेटा मूवमेंट ऑफ एयर के बारे में। तो जरा ध्यान से आप देखिएगा मूवमेंट ऑफ एयर, आखिर एयर कहां से कहां मूव करती है। अभी आपको लग रहा होगा सर ये सारी बातें हमें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बेटा आपको समझ में आएगा अभी कि हम ये वाली बातें आपको क्यों बता रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज बाद में बच्चों को लगता है ये तो टीचर रटाने की कोशिश कर रहा है, नहीं बेटा समझो। देखो बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम, एयर कहां से कहां मूव करती है बेटा, आप लिखोगे एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर बेटा कहां से कहां मूव करती है, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, टू लो प्रेशर, ठीक। और बेटा एग्जाम्पल के तौर पर भी आप लिख लोगे, देखो एक मिनट ऐसे सही कर लेते हैं बेटा, आ जाओ देखो। तो एयर कहां से कहां मूव करती है आपकी, अगर कोई भी आपसे पूछे तो आप बताओगे बेटा एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है बेटा। जरा देखो ध्यान से, देखो बेटा ये हो गया, आप सपोज करो ये एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बेटा आपका बी, ठीक है।
एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बेटा आपका बी, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है आपका बी, दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है। अब मैं आपको क्या कंडीशन दे रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बेटा जो आपका पीए है ना वो आपका ज्यादा है, ठीक है, प्रेशर ए पर जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू बी पॉइंट पर। तो अब बेटा अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि एयर कहां से कहां मूव करेगी, तो आप पता क्या जवाब दोगे, आप यहाँ पर लिखोगे बेटा एयर मूव फ्रॉम ए टू बी। इस केस में आप लिखोगे बेटा आपकी एयर कहां से कहां मूव करेगी, आप लिखोगे बेटा एयर मूव्स फ्रॉम ए टू बी, एयर मूव्स फ्रॉम ए टू बी। क्या बेटा इसको इस क्या बेटा इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट है, हाँ या ना, इतना मुझे बता दो कि आपकी एयर की बेटा मूवमेंट कहां से कहां होगी। क्यों, क्योंकि आपको पता लग गया है कि एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब इसके अलावा एक जो बेटा जर्नल कभी जब किसी के मन में डाउट ये आता है, आपको लगता होगा जब आप इनहेल करते हो तो सिर्फ आप एक ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो। नहीं बेटा, ये बिल्कुल गलत बात है, आप ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते हो, आप बिल्कुल एटमॉस्फेयर में जो जो गैस आपके उस समय मौजूद है आप उसको बेटा इनहेल कर रहे हो। समझ रहे हो बेटा, जो आपको एटमॉस्फेरिक एयर दिख रही है आप पूरी एयर को अंदर लेते हो और उसमें से जो काम का होता है बेटा बॉडी उसको डिफ्यूज करा लेती है। समझे बेटा आप, यानी कि बॉडी को क्या चाहिए, उससे ऑक्सीजन चाहिए, तो बॉडी ऑक्सीजन को ले लेगी, बदले में क्या दे देगी बेटा, CO2 जो है दे देगी। ठीक है बेटा, ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि हम जो है बेटा इनहेल करते हैं क्या बेटा आपके ऑक्सीजन। आपको पता होगा बेटा एटमॉस्फेयर में क्या होता है, आपका जो एटमॉस्फेयर होता है ना उसके अंदर बेटा लगभग 78% आपकी नाइट्रोजन होती है, 21% लगभग ऑक्सीजन होती है बेटा, बाकी जो आपका 1% होता है या फिर कुछ और होता है आपका क्या होता है बेटा, वो सब मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है, बाकी अदर गैसेज आपकी प्रेजेंट होती हैं। तो ऑक्सीजन तो बेटा आपके ब्लड में सॉल्युबल होती है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में सॉल्युबल होती है, बट बेटा नाइट्रोजन आपके ब्लड में सॉल्युबल नहीं होती है। ठीक है बेटा, आपको ये बात भी जो है वैसे तो कोई शायद पूछेगा नहीं, बट आप याद रख सकते हैं कि बेटा नाइट्रोजन आपके ब्लड में सॉल्युबल नहीं है, जबकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में सॉल्युबल होती है। ठीक है बेटा, तो आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। अब जो दूसरा मैं बेटा आपको लॉ या प्रिंसिपल बताने वाला हूं जो हमारे ब्रीथिंग में आता है, वो आता है बेटा बॉयल्स लॉ। क्या आता है बेटा, बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ आपने शायद पढ़ा होगा, आपने बेटा बॉयल्स लॉ आपने ऐसे पढ़ा होगा कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अगर कहीं का प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम आपकी डिक्रीज करेगी, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो बेटा प्रेशर डिक्रीज करेगा, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो दोनों दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपने जो है बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा। आप मुझसे बेहतर बॉयल्स लॉ जानते हैं बेटा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, मैं तो नहीं पढ़ता बेटा। ठीक है, तो आपको मुझसे बेहतरीन जो है क्या आता है, आपको मुझसे बेहतरीन आता है क्या, बॉयल्स लॉ। ठीक है बेटा, अब इस बॉयल्स लॉ की क्या होती है बेटा, एप्लीकेशंस होती हैं, और एक इसकी एप्लीकेशन हमारी हेल्प करती है बेटा किसके अंदर, आपके मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के अंदर। किस तरीके से हेल्प करती है ये भी समझ में आएगा, और हमें यहाँ पर बॉयल्स लॉ ही क्यों पढ़ा ये बात भी आपको समझ में आएगी बेहतरीन तरीके से। देखना जरा ध्यान से, आओ देखो बेटा, तब क्या डालोगे बेटा, सेकंड जो आप डालोगे वो डालोगे बॉयल्स लॉ। तो बेटा आप नेक्स्ट स्लाइड पर चलोगे और यहाँ पर डालोगे बॉयल्स लॉ। देखो बेटा सेकंड जो आप डालोगे वो डालोगे बॉयल्स लॉ। आप लिखोगे बेटा बॉयल्स, अरे यार एक तो इसकी स्ट्रोक को बड़ा कर लेते हैं। देखो बेटा हेडिंग है बॉयल्स लॉ। ठीक है बेटा, बॉयल चचा का नियम। तो बॉयल चचा हमारे क्या कह के गए बेटा, तो हमारे बॉयल चचा कह के गए हैं बेटा क्या आपके, देखो जरा ध्यान से। तो बेटा बॉयल चचा बहुत सिंपल सी बात कहते हैं, बॉयल चचा ये कहते हैं, अगर आपको बेटा बहुत ही ज्यादा सिंपल, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, यानी कि अगर कोई इंसान प्रेशर बढ़ाएगा तो उसकी वॉल्यूम डिक्रीज होगी, इसका मतलब बेटा यही है। और अगर कोई जो है बेटा आपकी वॉल्यूम बढ़ाएगा तो उसका प्रेशर जो है डिक्रीज होगा। ठीक है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझते होंगे। अगर आपकी बेटा कोई प्रॉपर्टी किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी साथ साथ बढ़ेगी, और अगर एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज भी साथ साथ घटेगी, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस होता है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस दे रखा है तो बेटा अगर एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरी को कम होना होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इसको और फील करके दिखाता हूं, देखो। अब देखो बेटा कैसे, आप सपोज करो P को यहां रहने दो, आप यहाँ इक्वल्स टू कर दो, 1 की जगह एक कांस्टेंट ले लेता हूं बेटा आपका, सपोज करो K। ठीक है, K आपका क्या है बेटा, कांस्टेंट है, और V हो गया। अब बेटा मैं इसको यहाँ भेज सकता हूँ V को, PV इक्वल्स टू K। पता है इसका मतलब क्या है, PV इक्वल्स टू K मतलब क्या है बेटा, यहाँ K है मतलब कांस्टेंट, यानी कि बेटा यहाँ जो वैल्यू है उसको कांस्टेंट रहना है, और कांस्टेंट रहना है जब भी आपको पता होगा बेटा दो वैल्यूज
इसका अगर मल्टीपल करने पर कोई चीज कांस्टेंट होती है, अगर आप कोई वैल्यू चेंज करोगे, अगर आप एक वैल्यू बढ़ाओगे तो दूसरी वैल्यू को आपको कम करना होगा, तभी वो प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट आएगा। ठीक है बेटा, जैसे कि सपोज करते हैं अपन क्या लेते हैं, अपन ले लेते हैं बेटा आपका एक कांस्टेंट 20। ठीक है, और मैं पहले केस में बेटा आपका जो प्रेशर है, पहले केस में प्रेशर में 5 ले लेता हूं, वॉल्यूम में 4 ले लेता हूं। क्या बेटा 5 इंटू 4 का जो मल्टीपल है वो आपका 20 आएगा? आप कहोगे बिल्कुल आएगा। अब सपोज करो मैं बढ़ाना चाहता हूं बेटा वॉल्यूम को, तो मुझे क्या करना होगा, प्रेशर को कम करना होगा। मैंने कहा मैं वॉल्यूम को बढ़ाना चाहता हूं, मैं 4 से 5 करना चाहता हूं। ठीक है बेटा, 4 से 5 कर दिया। ठीक है, तो अब प्रेशर का क्या होगा बेटा, अगर यहाँ फिर से 20 लाना है तो आपको पता है बेटा वॉल्यूम को क्या होना होगा, 4 होना होगा, क्योंकि आपको पता है 4 इंटू 5 का ही सम जो है बेटा 20 होगा। ठीक है, या फिर आप बेटा इसको x मान लोगे तो 20 को डिवाइड कर दोगे 5 से तो भी आपका 4 आ जाएगा। दैट मीन्स आपने क्या देखा, जब आपने बेटा वॉल्यूम को क्या करा, इंक्रीज करा, वॉल्यूम क्या हुआ है बेटा, प्लस हुआ है, तो बेटा प्रेशर क्या हुआ है, प्रेशर आपका डिक्रीज हुआ है। प्रेशर आपका बेटा जो है डिक्रीज हुआ है, प्रेशर जो है बेटा आपका डिक्रीज हुआ है। तो इसी को हम कहते हैं बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बेटा एक तरीके से मैंने आपको जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा बेटा कांस्टेंट हो जाता है पीवी P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ऐसे करके आप सॉल्व करते होंगे बॉयल्स लॉ के अंदर। पर कोई बात नहीं, मुझे आपको ये बात बतानी थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। अब आपको बेटा रटना नहीं पड़ा, आपको ये देख के फील हो गया। ठीक है बेटा, तो बेटा इसका मतलब भी मैं जो है इंग्लिश में आपके आगे लिख देता हूं। ठीक है, मतलब भी बेटा हम इसका लिख देते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख के हमने बात छोड़ दी है ना, इसका मतलब भी आप लिख लीजिए क्या होता है इसका मतलब। इसका मतलब होता है बेटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा बहुत ही सिंपल सादा है। इस वाली लाइन का मतलब है इफ वी इंक्रीज प्रेशर, यार एक मिनट, इफ वी इंक्रीज, अरे यार कहाँ गया पेन, इफ वी इंक्रीज प्रेशर देन वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक बेटा, और वाइस वर्सा, देन वॉल्यूम डिक्रीज और वाइस वर्सा। बेटा वाइस वर्सा तो आप समझते होंगे जस्ट इसका उल्टा, चलो छोड़ो, वाइस वर्सा की जगह मैं लिख भी देता हूं बेटा, और इफ बी इंक्रीज एक और बार लिख देते हैं, नहीं तो बेटा वाइस वर्सा लिख देते तो पूरा स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो जाता, ये एक्स्ट्रा लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप बेटा यहाँ पर उल्टा भी कर दोगे, और इफ वी इंक्रीज वॉल्यूम देन प्रेशर डिक्रीजेस। मतलब बेटा जस्ट उल्टे चलेंगे एक दूसरे के, ये देन प्रेशर डिक्रीज। ठीक बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया। तो बेटा ये आपको जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें आखिर ये चीज क्यों करा रहे हैं। ठीक है बेटा, इसका आखिर ब्रीथिंग में किस तरीके से आपका जो है रोल होता है। आपको याद है बेटा हमने आपसे एक बात करी थी, बात क्या करी थी लास्ट लेक्चर में, हमने आपसे कहा था अगर थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम में कोई भी चेंज होगा तो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगा बेटा आपकी पल्मोनरी वॉल्यूम के अंदर, यानी कि आपकी जो लंग्स की वॉल्यूम है उसके अंदर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगा। यानी कि अगर हम जो है किसी तरीके से चेंज कर देते हैं आपकी थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम, तो आपकी लंग्स की वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगी। लंग्स की अगर वॉल्यूम चेंज होगी तो किसको इफेक्ट करेगी, वो यार प्रेशर को इफेक्ट करेगी। अब आपके मन में डाउट आया सर हमने चलो वॉल्यूम चेंज कर ली, ठीक है, वॉल्यूम किसकी मदद से चेंज कर लेंगे, मसल्स की मदद से बेटा, आपकी डायफ्राम और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल की मदद से हम जो है बेटा, सॉरी इंटरनल नहीं बेटा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की मदद से हम जो है बेटा आपकी वॉल्यूम चेंज कर देंगे, तो उससे प्रेशर चेंज हो जाएगा। अब आपके मन में डाउट आया सर ये प्रेशर चेंज करके हम क्या उखाड़ लेंगे। बेटा प्रेशर चेंज करके तुम क्या उखाड़ लोगे तुम्हें अभी समझ में आएगा। क्या तुम्हें एक बात पता है कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो फिक्स है बेटा, कुछ आप पढ़ते होंगे 760 mm ऑफ Hg, आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। ठीक है, बाकी आपके केमिस्ट्री के टीचर आपको बताएंगे। ठीक है बेटा, हम बायोलॉजी वाले हैं, हम उतना ही हाथ लगाते हैं दूसरी सब्जेक्ट को जितना कि हमें अपनी सब्जेक्ट में आवश्यकता पड़े। ठीक है बेटा, तो बेटा एटमॉस्फेयर का तो जो आपका प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो तो आपका बेटा फिक्स है, उसमें तो आप चेंज कर नहीं सकते, समझ रहे हो। तो बेटा हम प्रेशर के साथ तो खेल नहीं सकते, आप समझ रहे हो, हम बेटा प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर फिक्स है। इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, चाह के ना चाह के बेटा किसको छेड़ना, आपके वॉल्यूम को छेड़ना। अब वॉल्यूम को छेड़ने से होगा क्या, ये आपको समझ में आएगा। क्या बेटा आपको एक चीज समझ में आ गई, अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर बेटा अंदर की वॉल्यूम बढ़ रही है तो अंदर का प्रेशर डिक्रीज होगा।
अंदर का प्रेशर डिक्रीज होगा तो बाहर का प्रेशर कैसा होगा, बाहर का प्रेशर बेटा जो डिक्रीज प्रेशर हो रहा है ना, ये इस तरीके से प्रेशर डिक्रीज करती है कि जो बाहर का प्रेशर है वो हाई रहे और अंदर का कम हो। जब बेटा अंदर बाहर का प्रेशर हाई होगा, अंदर का कम होगा, तो एयर कहां से कहां ट्रेवल करेगी, एयर बाहर से अंदर की तरफ ट्रेवल करेगी। और अगर अंदर का प्रेशर मेरा कम हो जाए, किसके कंपैरिजन में बेटा, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, तो बेटा एयर आपकी जो है कहां से कहां ट्रेवल करेगी, बताओ, बाहर का प्रेशर ज्यादा, अंदर का प्रेशर कम, तो बेटा एयर जो है अंदर की तरफ जाएगी। और अगर मैं किसी तरीके से अपना अंदर का प्रेशर हाई कर लूं, किसके कंपैरिजन में, बाहर के में, तो अंदर का प्रेशर मेरा हाई, बाहर का प्रेशर कम, अब एयर कहां से कहां जाएगी, अब बाहर से सॉरी बेटा अंदर से बाहर जाएगी आपकी एयर। क्या कुछ समझ में आया, नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे खुद थोड़ा सा अटपटा लगा, मैंने शायद ज्यादा तेजी से आपको जो है बेटा बोल के बता दिया। ठीक है बेटा, थोड़ा सा आपको और फील कराते हैं और आपको जो है बेटा चीजें बताने की और समझाने की कोशिश अब हम करते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं बेटा आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपसे सिंपली ये कह रहा हूं कि आपको एक बात तो ये पता होनी चाहिए कि हम जो है बेटा बाहर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के साथ खेल नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपका फिक्स है 760 mm ऑफ Hg, तो हमारे पास सिर्फ एक वॉल्यूम का ही खेल बचता है। ठीक है, अब वॉल्यूम का खेल हम कैसे खेलेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, डायफ्राम और आपकी इंटरकोस्टल मसल की हेल्प से क्या करेंगे, ये जो आपकी थोरेसिक चैम्बर की जो वॉल्यूम है ना, इसको कम ज्यादा करेंगे। ठीक है, अब इसको कम ज्यादा करने से होगा क्या, इसको कम ज्यादा करने से बेटा ये होगा, अगर आप वॉल्यूम अंदर की बढ़ा दोगे, अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो बेटा प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्स लॉ अभी अभी आपने पढ़ा, तो अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में, बाहर के। अब बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, एयर ट्रेवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो बेटा एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा, अंदर कम, तो एयर कहां से कहां ट्रेवल करेगी, बाहर की एयर हमारे शरीर के अंदर जाएगी। क्या कहते हैं इसको, इनहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन समझ में आ गया तुम्हें। अगर मैं किसी तरीके से अपने अंदर की वॉल्यूम को कम कर दूं तो क्या होगा, अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। ठीक है बेटा, यानी कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है अब लो हो चुका है, किसके कंपैरिजन में, मेरी बॉडी के अंदर के प्रेशर के कंपैरिजन में, मेरे लंग्स के अंदर के प्रेशर के कंपैरिजन में। ठीक है बेटा, दैट मींस अब मेरा अंदर प्रेशर हाई है, बाहर मेरा एटमॉस्फेयर में प्रेशर लो है, एयर लंग्स से सीधे बाहर की तरफ ट्रेवल करेगी। क्या कहते हैं इसको, एक्सपायरेशन कहते हैं। आ गया समझ में बेटा, समझ में आ गया, मूवमेंट ऑफ एयर क्यों बताया, बॉयल्स लॉ क्यों बताया, चीजें समझ में आई। अभी तो बेटा ये बोल के दिखाया किस तरीके से होता है, ये भी तुझे समझ में आएगा। बेटा बहुत से लोग डायरेक्टली शुरुआत कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना होता है बेटा, पहले बताना पड़ता है बच्चे को, समझाना पड़ता है यार। मूवमेंट ऑफ एयर का रूल बताओ, फिर आप बॉयल्स लॉ बताओ, फिर उसकी एप्लीकेशन बताओ, फिर हम वॉल्यूम ही क्यों चेंज कर रहे हैं, प्रेशर क्यों नहीं कर सकते यार, यार प्रेशर कैसे चेंज कर लें, प्रेशर चेंज कर ही नहीं सकते बेटा, बाहर का तो प्रेशर फिक्स है, समझ रहे हो। तो हमारे पास रह जाके बचता बेटा क्या है आपके पास, बचता आपके पास वॉल्यूम ही है। और अब याद आ गई तुम्हें वो थोरेसिक चैम्बर में क्यों लाइन लिखी थी, अगर मैं इसकी वॉल्यूम को चेंज करता हूं तो डायरेक्टली जो है असर मुझे कहां देखने को मिलेगा, कहां देखने को मिलेगा बेटा, लंग्स की कैविटी की वॉल्यूम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा बेटा वहां एक बात और लिख रही थी, ये थोरेसिक चैम्बर जो एयर टाइट हमने बनाया है, एयर टाइट क्यों, रिब्स की मदद हमने क्यों ली बेटा, रिब्स थी आपके लंग्स के आसपास प्रेजेंट, नीचे आपके स्टर्नम प्रेजेंट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, पाप लगेगा मुझे, नीचे आपके क्या प्रेजेंट था, नीचे आपके डायफ्राम प्रेजेंट था बेटा, आपको याद होगा बेटा, वेंट्रली स्टर्नम, डॉर्सली आपके क्या था, आपके बैकबोन, बेटा आपके लेटरली रिब्स, और बेटा लोअर साइड पे आपके क्या था, एब्डोमेन था। तो ये सब मिलके जो है थोरेसिक चैम्बर बनाते हैं। ठीक है बेटा, और आपने बेटा एक लाइन ये पढ़ी थी कि ये जो हम जो है डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते हैं अपनी किसको बेटा, हम जो है बेटा डायरेक्टली आपकी क्या ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, हम डायरेक्टली आपके ऑल्टर नहीं कर सकते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम्स को। बेटा किसको हम डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते, अपनी ब्रीथिंग को, यानी कि हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं बेटा। एक लाइन जो हमने आपको लास्ट में कराई थी। ठीक है बेटा, अब आपको उस बात का मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, तो आपको जो है चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक बेटा, देखो तो बेटा अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए ये जो थोरेसिक चैम्बर का इस तरीके का अरेंजमेंट है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डायरेक्टली जो है बेटा पल्मोनरी वॉल्यूम यानी कि जो लंग्स की वॉल्यूम है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। पहले थोरेसिक की चेंज होगी, वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होगा किसके अंदर, आपके लंग्स की वॉल्यूम के अंदर। ठीक बेटा, वेल डन, समझ में आ गया होगा। अरे यार ये फिर से रुक गया, अभी अभी तो सही करवाया था, रुको यार अभी मैं इसे सही करता हूँ, रुको 1 मिनट दो जरा। तो बेटा मैं आपको अगेन फिर से दिख रहा हूँ, तो बेटा मैंने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया और अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा आपको समझ में आ गया, ठीक है, मैंने आपको जो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया है।
तो बेटा अब मैं जो है आपको बॉयल्स लॉ का एप्लीकेशन लिखवा देता हूँ ह्यूमन ब्रीथिंग के अंदर, ठीक है। तो जो जो मैंने बोला है बेटा वही लिखवाने वाले हैं, देखो आओ। हाँ देखो बेटा आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बॉयल्स लॉ एप्लीकेशन इन ह्यूमन ब्रीथिंग। डाल लो बेटा इस तरीके से, आप डाल लोगे क्या, आप इस तरीके से डाल लोगे हेडिंग, जिससे कि आपको समझ में आए कि ये हमने क्यों बताया है आपको, ठीक है। बॉयल्स लॉ एप्लीकेशन इन ह्यूमन ब्रीथिंग, बॉयल्स लॉ एप्लीकेशन इन ह्यूमन ब्रीथिंग, इन ह्यूमन ब्रीथिंग। देखो देखो जरा ध्यान से, ठीक बेटा, जैसा कि मैंने बताया जैसे जैसे जो है आपके लंग्स क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, बेसिकली क्या होगा कि वॉल्यूम उनके अंदर का जो है बढ़ेगा, ठीक है। तो उनके अंदर का जो प्रेशर है वो आपका डिक्रीज होगा, यही जो है वो आपकी क्या है, आपकी एप्लीकेशन है। और अगर बेटा लंग्स की वॉल्यूम डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, उनका प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है बेटा। और अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो उनके अंदर का प्रेशर डिक्रीज होगा, यही आपकी एप्लीकेशन है। और आपको ये भी समझ में आ गया आखिर ये सब हम जो है बेटा कर क्यों रहे हैं, आखिर हमें इससे अचीव क्या होगा, ठीक है बेटा। तो देखो आप लिख लोगे ये बात, क्या लिखोगे, आप लिखो ऐसे, एज लंग्स एक्सपेंड, एज लंग्स, एज लंग्स एक्सपेंड, एक मिनट यार, देखो बेटा आप लिखोगे बेटा एज लंग्स एक्सपेंड, एज लंग एक्सपेंड्स द वॉल्यूम ऑफ, द वॉल्यूम ऑफ लंग्स, या फिर आप लिख सकते हो द वॉल्यूम इनसाइड द लंग्स, द वॉल्यूम इनसाइड द लंग्स इंक्रीजेस। क्या करती है बेटा, वो भी आपकी क्या करती है उसके साथ साथ इंक्रीज करती है, एंड द प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेस, एंड द प्रेशर inside the lungs decreases, and the pressure inside the lungs decreases। ठीक बेटा, ये आपको समझ में आ गया। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, बेसिकली हम प्रेशर को चेंज कर रहे हैं अपने लंग्स के अंदर का वॉल्यूम को चेंज करके, क्यों, क्योंकि बाहर का प्रेशर आपका फिक्स है, तो अंदर का हम बेटा, अगर हमें बेटा अंदर लेनी है एयर तो हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से अपना प्रेशर कम कर लेते हैं जिससे अंदर की तरफ आए। और अगर हमें एक्सेल करना है तो हम बेटा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज्यादा अपने लंग्स के अंदर प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, जिससे हमारी जो एयर है बेटा जो हमें आउट करनी है, हमारे शरीर से निकालनी है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपकी बेटा इनसाइड से आउटसाइड की तरफ ट्रेवल करे, बेसिकली एक्सेलेशन आपका हो, ठीक है बेटा। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो देखो बेटा, देखो ठीक है। तो बेटा अब मैं आपको बताता हूँ, जो प्रेशर इनसाइड लंग्स होता है ना उसको हम कहते हैं आपके इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। कभी भी आपको ये शब्द देखे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इसका मतलब है बेटा प्रेशर इनसाइड लंग्स। तो बेटा इस बात को भी आप लिख लो यहाँ पर, कई बार लोगों को बेटा समझ में नहीं आता इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या है बेटा, वही है बेटा आपका प्रेशर इनसाइड लंग्स। इंट्रा मतलब बेटा अंदर, पल्मोनरी मतलब आप जानते हो बेटा लंग से रिलेटेड हम जो है इस टर्म को यूज करते हैं पल्मोनरी, ठीक बेटा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी प्रेशर इनसाइड लंग्स, बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रेशर इनसाइड लंग्स। एक मिनट देखो जरा ध्यान से, इसका मतलब क्या है बेटा आपका, इसका मतलब है बेटा आपका प्रेशर इनसाइड लंग्स, इसका मतलब है बेटा प्रेशर इनसाइड लंग्स, ठीक बेटा। तो ये भी आपको समझ में आ गया, प्रेशर इनसाइड लंग्स, ठीक बेटा। तो देखो मैंने आपको अभी एक बात बताई थी ना, क्या बात बताई थी कि जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बेटा आपका फिक्स है, बट आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है ना वो बेटा चेंज हो सकता है। कैसे चेंज होगा, बाय चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, ठीक है। जो बात मैंने बताई उस बात को बेटा मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर, देखो बेटा क्या लिखोगे आप लिखोगे बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज फिक्स्ड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज फिक्स्ड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज फिक्स्ड। तो बेटा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होता है, वो तो बेटा फिक्स है 760 mm ऑफ Hg, तो उसके साथ तुम छेड़छाड़ कर नहीं सकते। बट इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कैन बी चेंज्ड, बट इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर
ठीक बेटा, बट इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, बट इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, बट इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड by changing, can be changed by changing the volume of, by changing the volume of, बेटा किसकी वॉल्यूम चेंज करते हैं? बाय चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, और थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम में बेटा कोई भी चेंज होगा तो वो डायरेक्टली चेंज आपको कहाँ देखने को मिलता है बेटा? लंग्स की वॉल्यूम में भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आपका थोरेसिक चैम्बर एक एयर टाइट चैम्बर है बेटा, तो जैसे वो एक्सपेंड करता है तो बेटा लंग्स भी जो है इस तरीके से आपके एक्सपेंड करते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, अब बेटा अब आप जरा यहाँ पर देखो, मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। क्या बेटा आपको ये वाली बात पता है कि ये जो है आपकी आगे वाली साइड, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बेटा वेंट्रल कहते हैं, वेंट्रल साइड कहते हैं। ठीक बेटा, जो बैक होती है बेटा हम उसे क्या कहते हैं? डोर्सल कहते हैं। अब इसके अलावा बेटा दो टर्म और आप जानो बेटा, ये जो ऊपर वाली साइड होती है इसको हम कहते हैं बेटा आपकी क्या? एंटीरियर। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं आपके एंटीरियर। और ये जो आपको होता है बेटा नीचे की तरफ जो होता है बेटा आपका, इसको हम कहते हैं बेटा पोस्टीरियर। क्या कहते हैं बेटा? पोस्टीरियर। तो बेटा क्या आपको ये समझ में आया? हाँ या ना मुझे इतना बताओ। बेटा एकदम 3D डायग्राम लेके आए हैं आपको फील कराने के लिए कि जो आपको आगे की तरफ जो फेस वाली हमारी साइड है बेटा, इस साइड को कहते हैं हम बेटा आपके क्या? वेंट्रल। पीछे वाली जो बैक होती है बेटा उसको हम कहते हैं आपके डोर्सल। और ये जो होता है बेटा आपका ऊपर वाला एरिया, यानी कि बेसिकली ये जो एक्सेस है बेटा, इसकी बात कर रहा हूँ मंदिर की तरफ, ऊपर को कहते हैं बेटा एंटीरियर, नीचे वाले को कहते हैं बेटा पोस्टीरियर। क्या आपको बेटा ये समझ में आ गया? बेहतरीन तरीके से जो है ये समझ में आ गया होगा आपको। देखो जरा ध्यान से, तो बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा वेंट्रल किसे कहते हैं, डोर्सल किसे कहते हैं, एंटीरियर किसे कहते हैं, पोस्टीरियर किसे कहते हैं। अब मैं आपको ये वाली बात बता क्यों रहा हूं, अभी आपको पता लगेगा। जरा देखो ध्यान से, अगर बेटा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अब इस फिगर को जरा ध्यान से देखो बेटा, दिख रहा है आपको बेटा? एक तरफ ये देखो, ये आपको दिख रहा है, एक आगे एक पीछे मैंने लेटरल लिया है, तो बेटा आगे वेंट्रल पीछे डोर्सल। तो ये जो होता है ना बेटा, इसे हम कहते हैं बेटा आपके डोर्सो वेंट्रल। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेटा डोर्सो वेंट्रल। इसको हम कहते हैं बेटा डोर्सो वेंट्रल। ठीक बेटा, और ये जो होता है बेटा इस तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक दिख रहा है आपको ये बेटा, इसको हम कहते हैं बेटा आपके क्या? देखो जरा ध्यान से, इसको हम कहते हैं बेटा आपके, इसको हम कहते हैं बेटा आपके क्या? एंटेरो पोस्टीरियर। देखो जरा ध्यान से, इसको हम कहते हैं बेटा एंटेरो पोस्टीरियर। ठीक बेटा, क्या आपको ये समझ में आया या नहीं आया मुझे इतना बताओ। बेटा अब होगा क्या, आपके दो जगह पर चेंज होगा वॉल्यूम का। एक तो बेटा आप देखोगे इस तरीके से चेंज होगा, एक इस तरीके से चेंज होगा। तो बेटा जब मैं ये शब्द यूज करूंगा डोर्सो वेंट्रल एक्सिस और एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, तब आपको डाउट क्रिएट होगा सर क्या कह रहे हैं। तो बेटा आपको समझ में आया इसका मतलब क्या है? तो बेटा ये क्या है मैंने जो बनाई है बेटा, इसका मतलब बेटा जब भी आपके जो है बेटा आगे की तरफ पीछे की तरफ जब आपके क्या होगा? कॉन्ट्रेक्शन होगा, आप देखोगे बेटा एक्सपेंड होंगे, बेसिकली वॉल्यूम इस एरिया में बढ़ेगा। तो हम क्या कहेंगे? इस तरीके का जब बढ़ेगा तो बेटा हम इसको कहेंगे डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में आपकी जो है वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है। और जब बेटा ऊपर से नीचे की तरफ होगा तो हम कहेंगे बेटा एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर जो है आपके वॉल्यूम बढ़ रहा है या फिर आपके घट रहा है। जो भी हो रहा होगा बेटा, जो भी कंडीशन होगी आपकी, क्या आपको बेटा समझ में आ गई? दोनों एक्सिस आपको क्लियर हुई या नहीं हुई मुझे इतना बता दो बस। आपको बेटा डोर्सो वेंट्रल एक्सिस क्लियर हो गई, हाँ या ना? क्या आपको एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस क्लियर हो गई? बिल्कुल आपको बेहतरीन तरीके से दोनों की दोनों बेटा क्लियर हो गई होंगी। अगर बेटा आपको अब तक मैंने जितना बताया उतना क्लियर हो चुका है तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन आपके लिए कुछ भी नहीं है। और जिसको बेटा इंस्पायरेशन समझ में आ गया, एक्सपायरेशन तो उसको पूरी तरीके से आता है। और जिसने अब तक जितना मैंने पढ़ाया है वो सब पढ़ लिया है, तो उसी की एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है बेटा आपकी क्या? इनहेलेशन और एक्सेलेशन। तो तैयार हो बेटा इनहेलेशन एक्सेलेशन के लिए? तो अब बेटा इनहेलेशन एक्सेलेशन शुरू करते हैं। आओ चलो देखो, तो यार अब आपको जो है समझ में आ गया होगा बेटा एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस और डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। ठीक है बेटा, अब जो है इंस्पायरेशन को शुरू करते हैं। आओ देखो बेटा इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, जरा देखो। आओ नेक्स्ट स्लाइड पर आप आ जाओ और अब आप हेडिंग डालोगे बेटा इंस्पायरेशन। बेटा नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी होगी वो होगी इंस्पायरेशन। ठीक, अब हम जो बेटा प्रोसेस आपको जो है पूरी तरीके से बताने जा रहे हैं। ठीक है,
देखो नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे बेटा इंस्पायरेशन, या फिर आप कह सकते हो इनहेलेशन भी या इंस्पायरेशन भी, दोनों ही जो है टर्म आपकी सही है। देखो जरा ध्यान से, अब इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है यार? इंस्पायरेशन का सिंपल सा मतलब है कि हमें जो है एयर आपके अंदर लेनी है, लंग्स के अंदर पहुंचानी है। अब मूवमेंट, अब एयर का बेटा मूवमेंट कहां से कहां होगा? आपके एटमॉस्फेयर से आपके लंग्स के अंदर। दैट मींस आपके बेटा, आपको पता है एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दैट मींस आपका जो बेटा बाहर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो तो फिक्स है, यानी कि जितना बाहर का प्रेशर है उससे कम प्रेशर हमें अपने लंग्स में करना होगा। इसका मतलब हमें क्या करना होगा? अंदर का प्रेशर कम करना होगा। और अगर हमें अंदर का प्रेशर कम करना है तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? अगर आपको प्रेशर कम करना है तो आपको वॉल्यूम बढ़ानी होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा सिंपल सा है कि थोरेसिक चैम्बर की अब जो है बेटा समय आ चुका है आपके किसका? थोरेसिक, थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम बढ़ाने का। अब थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम कौन कौन बढ़ा सकता है बेटा? आपको पता है थोरेसिक चैम्बर बेटा आपके आपके किस किस से मिलकर बना हुआ है? एक तो बेटा डूम शेप मसल है आपकी, क्या नाम है उसका बेटा? डायफ्राम, ठीक, जिसे हम फ्रेनिक मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। और है आपके पास बेटा रिप्स है, स्टर्नम है, और आपके पास बेटा वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक। तो होगा क्या? अब बेटा आपने मसल्स पढ़ी थी कौन सी? आपने एक मैंने डायफ्राम पढ़ाया आपको, एक मैंने आपको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पढ़ाई। अब इन दोनों का कॉन्ट्रेक्शन होगा, और इन दोनों के कॉन्ट्रेक्शन से क्या होगा बेटा? आपकी वॉल्यूम बढ़ाई जाएगी। किस तरीके से वॉल्यूम बढ़ेगी वो अभी आप देखोगे, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बताता हूँ बेटा, ये जो इंस्पायरेशन प्रोसेस है ना, जो आप एयर इनटेक कर रहे हो, अंदर ले रहे हो, ये एक्चुअली में बेटा एक आपका कैसा एक्टिव प्रोसेस है। सर एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है? बेटा एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपको एनर्जी खुद से लगानी पड़ती है, ठीक है, इसके अंदर एनर्जी स्पेंड होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं आपके एक्टिव प्रोसेस। बेसिकली क्या होगा बेटा? एटीपी का एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। और एक प्रोसेस होती है बेटा पैसिव प्रोसेस, जो कि अपने आप होती है, जिसके अंदर कोई खर्चा नहीं होता, ठीक है। तो जो आपका एक्सेलेशन या फिर एक्सपायरेशन होता है, बेसिकली क्या है? एक्सपल्शन ऑफ एयर, ठीक है बेटा, वो जो होती है वो आपकी पैसिव प्रोसेस होती है, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं लगती। बट जब आप इनहेल करते हो तो आप बेटा एनर्जी खर्च कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि जो आपका इंस्पायरेशन है वो एक्चुअली में कैसी प्रोसेस है? इंस्पायरेशन एक्चुअली में बेटा आपकी एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। देखो, तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है। आओ चलो लिख लेते हैं इस बात को। तो देखो, तो ये एक कैसी प्रोसेस है बेटा? ये जो है आपकी एक एक्टिव प्रोसेस होती है। इनहेलेशन एक आपकी एक्टिव प्रोसेस है बेटा। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कराने के बाद एक टेबल होगी, अगर आप उसको फिल कर पा रहे हो दैट मीन्स आपको इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन समझ में आ चुका है, ठीक है। देखो, ये कैसी प्रोसेस है? ये एक आपकी एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। चलो, अब इंस्पायरेशन का मतलब क्या है? क्या मैं इंस्पायरेशन का मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। आपने जो है बेटा एटमॉस्फेरिक एयर को क्या कराया है? आपको इनटेक कराया है। तो आप बेटा यहाँ पर लिख दोगे इस बात को। इंस्पायरेशन का क्लियर सिंपल सा मतलब बेटा ये है कि एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, ठीक बेटा, एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। और बेटा जिसे इंस्पायरेशन समझ में आ गया, एक्सपायरेशन जस्ट उसका उल्टा है, ठीक है। आपको सारी की सारी प्रोसेसेस को जस्ट उल्टा कर देना है, रिवर्स वे में चला देना है। इज ड्रॉन इन, इज ड्रॉन इन, ठीक। तो आपको ये भी जो है समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताओ, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको पूछा था, अब मेरा एक सवाल आपसे रहेगा। एक है बेटा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, एक है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एयर को मुझे अपने लंग्स के अंदर लेके जाना है, तो आपको मूवमेंट समझ में आ गया एयर का बेटा। एयर का मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है? एटमॉस्फेयर से आपके लंग्स की तरफ हो रहा है। तो बताओ प्रेशर बेटा कहां से कहां रहा होगा, मतलब प्रेशर कहां ज्यादा रहा होगा? बताओ, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होगा या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा? तो बेटा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, और मुझे विश्वास है आपने इस बात का आंसर बेहतरीन तरीके से दिया होगा, क्योंकि हमने जो है बेटा आपको कंसेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था। अब तक जो बेटा लगभग 45 मिनट्स तक ये जो जितनी भी रामायण रची गई थी वो सिर्फ इस चीज के लिए रची गई थी कि आप जो है फील कर पाओ कि क्यों जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से इंस्पायरेशन में। नहीं तो बेटा मैं आपको बता सकता था, यहीं पर बता देता कि यार इसलिए इसका प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि हमें अंदर अंदर लेनी है और एयर ट्रेवल करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। पर हमने पहले बेटा आपको बेसिक से फील कराया जिससे कि आप खुद आंसर दे सको। तब बेटा आप नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे? यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे बेटा कि जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो बेटा लेस होता है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है बेटा वो कैसा है? लेस है। किसके कंपैरिजन में? आपके बेटा एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के कंपैरिजन में, ठीक। तो आप इस तरीके से लगा दोगे बेटा।
बड़े का ये साइन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एक बात बताओ, मेरा तुमसे सवाल ये रहेगा, अगर मैं आपसे पूछता हूं, देखना जरा ध्यान से, अब मेरा एक सवाल है आपसे बेटा, ठीक है। अरे यार ये क्या कर दिया, एक मिनट रुको, हाँ स्क्वायर तो करना है बेटा, रुको, बट चलो बढ़िया, बेहतरीन स्क्वायर आपका बन गया। अब जरा एक बात ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। देखो, अब सुनना मेरी बात, अब आपको एक चीज पता है कि बेटा आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि लंग्स के अंदर अब कैसा आपका मतलब जो है प्रेशर होगा विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या बेटा आपने कुछ रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे टर्म्स पढ़ा है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, क्या आपने कुछ ऐसा पढ़ा है बेटा? यानी कि आप किसी के रिलेटिव में बेटा वेलोसिटी निकालते हो तो आप क्या करते हो, आप क्या लिखते हो बेटा, अगर आपको ए की वेलोसिटी निकालनी है किसके रेस्पेक्ट में, बी के में, तो आप लिखते हो बेटा वी ए वी, दैट मींस बेटा वी ए माइनस वी वी, यानी कि आप क्या करते हो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ ए को माइनस कर देते हो वेलोसिटी ऑफ बी से। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसका प्रेशर, लंग्स का प्रेशर बेटा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट मींस आप क्या करोगे, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर में से माइनस कर दोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। अब आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर आपका क्या है, कम है। तो जब आप बेटा एक छोटी संख्या को एक बड़ी संख्या में से माइनस करते हो तो बेटा ओवरऑल आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। इसलिए बेटा एनसीईआरटी में आपको एक लाइन देखने को मिलती है कि इंस्पायरेशन में क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है लंग्स के अंदर विद रेस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या आपको ये लाइन समझ में आई बेटा? ये लाइन वही तो कह रही है, वेलोसिटी वाला गेम हो रहा है बेटा, रिलेटिव की बात कर रहा है बेसिकली। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब बेटा ये है, देखो जरा ध्यान से, आप क्या करते हो जब भी आप रिलेटिव की बात करते हो, जैसे कि वी ए वी हो गया बेटा, इसका मतलब क्या है, वी ए माइनस वी वी। और इस केस में अगर मैं आपसे कह देता हूं कि बेटा वी वी ज्यादा है किससे, वी ए से, सपोज करो ये आपका 5 है, ये आपका 4 है, अगर आप 4 माइनस 5 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। आपकी जो वेलोसिटी है बेटा वो नेगेटिव में आएगी रेस्पेक्ट के, देख रहे हो बेटा? अरे एक मिनट में हटता हूं, तो बेटा क्या होगा, आपकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव आएगी। तो ऐसा ही सेम केस यहाँ पर हो रहा है बेटा, आपके जो है लंग्स के अंदर कैसा प्रेशर है, नेगेटिव प्रेशर है, बट किसके रेस्पेक्ट में, आपके बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में। ठीक है बेटा, समझ में आ गया विद रेस्पेक्ट टू का खेल। बेसिकली ये जो है रिलेटिव प्रेशर की बात कर रहा है यहाँ पर एनसीईआरटी, ठीक है। आओ देखो, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, रटते हैं लोग इन बातों को, बट आपको जो है पूरी तरीके से फील मिल रहा होगा, ठीक है। देखो तब बेटा इस बात को भी हम जो है यहाँ पर लिख देते हैं। किस बात को लिखना है, आपको लिखना है कि बेटा जो है नेगेटिव प्रेशर होता है किसके अंदर बेटा, लंग्स के अंदर। आप इसको इसी बात से यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। आप क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा ये जो विद रेस्पेक्ट टू वर्ड है ना, ये इसी की वजह से नेगेटिव आया है यहाँ पर, नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स, नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स with respect to atmospheric pressure, with respect to atmospheric pressure, with respect to atmospheric pressure, with respect to atmospheric pressure। तो ठीक है, तुम्हें ये समझ में आ गया, बहुत बेहतरीन तरीके से तुम्हें जो है बेटा ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा ध्यान से देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब जो है प्रॉपर बेटा प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अब हुआ क्या, अब बेटा कॉन्ट्रैक्शन होगा, किस किस का कॉन्ट्रैक्शन होगा सर? बेटा कॉन्ट्रैक्शन होगा आपके एक डायफ्राम का। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, आपको अब तक पता था कि बेटा जो डायफ्राम होता है वो कैसा होता है, आपका डायफ्राम होता है बेटा डोम शेप्ड का, आपका डायफ्राम डोम शेप्ड का होता है, यानी कि इस तरह से आपका डायफ्राम है। अगर ये इस तरीके से फ्लैट हो जाए तो क्या होगा बेटा, देखो इससे ये यूं हो गया, सपोज करो मेरे इस पूरे फेस को थोरेसिक चैम्बर समझो और ये डायफ्राम समझो। अब देखो इस समय कितनी वॉल्यूम है, इतनी वॉल्यूम है, अगर ये यूं हो जाता है तो देखो बेटा वॉल्यूम इतने से बढ़ गई, ये जो वॉल्यूम इतने से बढ़ी है इसका मतलब क्या हो गया, इसने वॉल्यूम बढ़ा दिया, दैट मींस बेटा ये क्या करेगा, प्रेशर को कम करेगा अंदर के। और सेम केस में बेटा एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल्स भी आपके क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन करेंगी। अब इसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, जो बेटा आपकी रिप्स है ना, रिप्स आउटवर्ड मूव करेंगी, रिप्स क्या करेंगी बेटा आपकी आउटवर्ड मूव करेंगी, और स्टर्नम बेटा आपका आगे की तरफ चलेगा। तो बेसिकली क्या होगा आपकी इसमें, यानी कि डोर्सो वेंट्रो जो आपकी बेटा आपकी जो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस है ना, उसके अंदर आपने जो है वॉल्यूम बढ़ा दी। और जो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से बेटा जो डोम शेप से वो फ्लैट हुआ था, उसने बेटा कहां पर आपकी जो है वॉल्यूम बढ़ाने का काम करा था बेटा, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में। तो बेटा इस तरीके से क्या करते हैं हम, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में बेटा आपका कौन बढ़ा रहा है वॉल्यूम, आपका बेटा डायफ्राम बढ़ा रहा है।
और रिप्स और स्टर्नम बेटा आपके कहाँ करवा रही है इस गेम को? बेसिकली रिप्स और स्टर्नम से काम कौन करवा रहा है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये आपका बेटा वॉल्यूम इंक्रीज करने का काम कर रही है डोर्सो वेंट्रल एक्सिस के अंदर। अब समझ में आ गया वहां पर क्यों इतना बात करी थी डोर्सो वेंट्रल एक्सिस के बारे में, ठीक है। अब हुआ क्या, इन दोनों के ओवरऑल से बेटा क्या हुआ है, वॉल्यूम में आपके इंक्रीज हुआ है थोरेसिक चैम्बर के। और जब आपके थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम में इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बेसिकली आपके इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है बेटा क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा लंग्स के अंदर। और वो डिक्रीज होगा किसके रेस्पेक्ट में बेटा, एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में। इसलिए हम कहते हैं कि बेटा आपका जो है नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो चुका है इनसाइड द लंग्स विद रेस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बेटा प्रेशर बाहर, अंदर कम, एयर को अंदर आना ही होगा। और यही होता है बेटा इंस्पायरेशन। कैसी प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ठीक है बेटा। आओ देखो, अब जो मैंने बताया है उसको लिख देता हूं। वैसे तो आपको सारी चीजें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो बेटा आप ऊपर से लिखना शुरू करोगे, आप इस तरीके से लिखो, कॉन्ट्रैक्शन लिखो पहले तो ऊपर। देखो बेटा एकदम क्रिस्पी और सुपर नोट्स बनवा रहे हैं आपके। देखो जरा ध्यान से, कॉन्ट्रैक्शन किस किस का हो रहा है बेटा, जरा गौर करिएगा ध्यान से, ठीक है बेटा। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन आपकी दो मसल्स का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपकी कॉन्ट्रैक्शन जो है बेटा किसका हो रहा है, आपकी दो मसल्स का हो रहा है। देखो जरा ध्यान से, कॉन्ट्रैक्शन किसका किसका हो रहा है बेटा, एक हो रहा है आपका डायफ्राम का, एक हो रहा है डायफ्राम का, एक हो रहा है बेटा आपके किसका, डायफ्राम का। दूसरी तरफ हो रहा है बेटा आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, ईआईसीएम, ठीक है बेटा, आपके ईआईसीएम का हो रहा है। अब वो क्या रहा है बेटा, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो रहा है, वो बिकम्स फ्लैट फ्रॉम डोम शेप। तो बेटा वो फ्लैट हो जा रहा है डोम शेप से, तो आप क्या लिखोगे, बिकम्स फ्लैट फ्रॉम डोम शेप। देखो बेटा, फ्लैट फ्रॉम डोम शेप, फ्रॉम डोम शेप, ठीक बेटा। ये जो है आपका डायफ्राम में हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन से। एक फिगर बना के दिखाऊं तो मैं, आओ चलो फिगर बना के दिखाता हूं, उससे फील ज्यादा होता है ना बेटा। देखो पहले कैसा था, पहले बेटा आपका डायफ्राम कुछ इस तरीके से था। क्या आपकी बेटा डायफ्राम की कंडीशन कुछ ऐसी ही थी? बिल्कुल बेटा, आपके डायफ्राम की कंडीशन कुछ ऐसी ही थी। देखो इसे अच्छे से बना देते हैं आपका इस तरीके से। बेटा आपको पता है डोम शेप्ड एक मस्कुलर मसल होती है ये डायफ्राम फ्रेनिक मसल्स। हुआ क्या इसके साथ, ये बेटा आपकी फ्लैट हो गया, फ्लैट। देखो बेटा किस तरीके से फ्लैट हुआ है ये बेटा कुछ इस तरीके से आपका फ्लैट हो गया। और जब बेटा ये ऐसे हो जाएगा तो ओवरऑल आप देखो, आपको मैंने स्ट्रक्चर बनवाया था बेटा, किसका स्ट्रक्चर बनवाया था मैंने आपको, थोरेसिक चैम्बर का स्ट्रक्चर बनवाया था। तो आपको याद होगा बेटा, देखो आपका ये डायफ्राम है और बेटा इस तरीके से ये जो है थोरेसिक चैम्बर है। अब देखो ये कैसे फ्लैट हो जा रहा है, अब ये ऐसे हो जा रहा है। तो बेटा ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम बढ़ी है, देखो ये दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ एक्स्ट्रा वॉल्यूम ही तो बढ़ी है। पहले ये ऐसा था, अभी ऐसा हो गया है नीचे। तो ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम बढ़ी है बेटा, इससे क्या होगा, ये प्रेशर को डिक्रीज करने में हेल्प करेगी, ठीक है। देखो इसको इरेज करते हैं, आओ चलो, आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये बेटा आपको समझ में आ गया, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे होगा क्या, अब इससे क्या होगा बेटा, आपकी वॉल्यूम बढ़ेगी किसकी, थोरेसिक चैम्बर की। किस एक्सिस में बढ़ेगी बेटा, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, आपकी कहां पर बढ़ रही है, ठीक है बेटा। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, आप लिखोगे बेटा वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। तो बेटा हो क्या रहा है, आपकी जो थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम है वो क्या कर रही है, वो बेटा इंक्रीज कर रही है। देखो मैं इस तरीके से जो एरो का साइन बना रहा हूं बेटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंक्रीज का, ठीक है बेटा। तो आपका जो वॉल्यूम हो रहा है थोरेसिक चैम्बर का, वो इंक्रीज कर रहा है, किसके अंदर कर रहा है वो, आपका आपका बेटा एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर कर रहा है। किसके अंदर कर रहा है, आपके एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में आपका क्या कर रहा है बेटा, आपका जो है थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम आपकी इंक्रीज कर रहा है। कौन कर रहा है, आपके डायफ्राम कर रहा है, ठीक है बेटा। अब दूसरी तरफ बेटा ईआईसीएम क्या करेगा, देखो जरा ध्यान से, ईआईसीएम में क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपके रिप्स और स्टर्नम का गेम होगा कुछ। देखो बेटा एक तरफ है बेटा आपके रिप्स, दूसरी तरफ है बेटा आपके स्टर्नम। एक तरफ है रिप्स और दूसरी तरफ है बेटा आपका स्टर्नम। जरा गौर करके देखना बेटा, एक तरफ रिप्स दूसरी तरफ स्टर्नम, एक तरफ रिप्स दूसरी तरफ आपके स्टर्नम। अब होगा क्या बेटा, देखो जो आपकी रिप्स हैं बेटा वो क्या करेंगी, वो आपके मूव कर रही हैं कहां पर बेटा, आउटवर्ड,
वो मूव कर रही है बेटा आपके आउटवर्ड, और स्टर्नम मूव कर रहा है आपके फॉरवर्ड। स्टर्नम क्या कर रहा है बेटा, स्टर्नम जो है वो बेटा इस तरीके से आगे आ रहा है, रिप्स आपकी इस तरीके से आउटवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे बेटा मूव्स, यहाँ पर लिख दोगे आप मूव्स, ठीक बेटा, आपके आउटवर्ड एंड देन बेटा आपके फॉरवर्ड, ठीक। अब इससे होगा क्या, इससे जो है बेटा आपके क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, इन दोनों से भी क्या होगा, इन दोनों से बेटा आपकी वॉल्यूम बढ़ेगी, किसकी, थोरेसिक चैम्बर की। कहाँ में बढ़ेगी, बढ़ेगी बेटा आपकी कहाँ पर, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस के अंदर, ठीक है बेटा। यानी कि हमें ये सेम लाइन लिखनी है, तो आओ चलो इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं। तो बेटा इसी लाइन को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। आओ देखो, अरे क्या हो गया, कॉपी क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट, चलो बेटा इसको कॉपी करते हैं और अब इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। देखो हमें सेम ही बात लिखनी पड़ती, तो बेटा आओ थोड़ा सा जो है अपना, थोड़ी सी मेहनत बचाई जा सकती है, ठीक है। तो देखो बेटा दिख गया आपको ये, एक मिनट, इसको ऊपर ही रखते हैं थोड़ा। तो अब देखो बेटा आपकी क्या हुआ है, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ी है, ठीक है, बट अब बढ़ी कहाँ पर है बेटा, आपकी डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ी है। देखो बेटा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में, बस आप एक्सिस चेंज कर दोगे, वॉल्यूम तो बेटा बढ़ ही रही है, पर कहाँ पर बढ़ रही है, आपकी बढ़ रही है डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। आप यहाँ पर लिख दोगे बेटा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। तो बेटा क्या किसी को कहीं पर डाउट है, नहीं बेटा नहीं, कोई भी डाउट जो है कहीं पर किसी को होगा नहीं, ठीक है बेटा। आपको समझ में आ गया क्या बेटा, आपको ये वाली बात अब तक यहाँ तक समझ में आई। मैंने आपको क्या बताया, कॉन्ट्रेक्शन होता है किसका बेटा, एक डायफ्राम है, एक तरफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है। डायफ्राम बेटा फ्लैट हो जाएगा आपका किस शेप से, डोम शेप से, ठीक है बेटा। इससे क्या होगा, आपके थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, कहां पर, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर। दूसरी तरफ बेटा ईआईसीएम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होके वो आपकी रिप्स और स्टर्नम की बेटा मूवमेंट करवाएगा, रिप्स को आउटवर्ड मूव करेगा और स्टर्नम थोड़ा फॉरवर्ड आएगा, ठीक है। इससे होगा कि आपकी थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम बढ़ेगी किसके अंदर, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस के अंदर। अब बेटा ओवरऑल क्या हो रहा है, आपने देखा बेटा वहां भी बढ़ी यहाँ भी बढ़ी, बेसिकली थोरेसिक चैम्बर के अंदर ही तो वॉल्यूम का एडिशन हो रहा है। तो ये जो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ती है, इससे क्या होता है बेटा, आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज कर जाता है और नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है इनसाइड लंग्स विद रेस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है बेटा। अब देखो जरा ध्यान से, ये आ जाओ देखो, अब बेटा होगा क्या, दोनों की तरफ से देखो, अब इस तरीके से आप ये कर लो। अब होगा क्या, यहाँ देखो, अब क्या बेटा मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस। देखो बेटा आप यहाँ पर लिखोगे बेटा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या कर रहा है बेटा, आपका जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो बेटा क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है बेटा। किसके रेस्पेक्ट में बेटा, एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में। ये वाली बात हम बेटा वहां लिख चुके हैं पहली स्लाइड पर, देखो नेगेटिव प्रेशर वाली बात। तो मैं अब यहाँ पर ये नेगेटिव प्रेशर वाली बात नहीं लिखने वाला हूँ वापस। इससे होगा क्या, इससे बेटा कुछ नहीं होगा, इनहेलेशन ऑफ एयर होगा, इससे कुछ नहीं होगा। ये क्या करेगा, इससे बेटा क्या होगा, आपकी जो एयर है बेटा वो मूव करेगी फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू इनसाइड लंग्स। होगा क्या इससे, देखो बेटा इससे होगी बेटा आपकी मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स। इससे बेटा होगी आपकी मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स। और बेटा यही इनहेलेशन कहलाता है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स। तो बेटा क्या किसी को कोई डाउट है, मुझे इतना बताओ, यहां से लेके यहां तक जितना भी मैंने अब तक पढ़ाया है, क्या किसी को कोई डाउट है। अगर बेटा आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं है ना, तो आपको अब डाउट आने भी नहीं वाला है, क्योंकि अब जस्ट आपको उल्टा करना है। किसके अंदर उल्टा करना है सर, एक्सपायरेशन के अंदर बेटा, कॉन्ट्रैक्शन के रिलैक्शन होगा। बेसिकली हुआ क्या, जहां से इन्होंने अपनी मूवमेंट शुरू करी थी बढ़ाने के लिए, वो अपनी वापस उन्हीं जगह पर लौट जाएंगे। तो उससे जो बेटा इंक्रीज हुआ था उतना ही डिक्रीज हो जाएगा, और फिर उतना ही बेटा जो प्रेशर आपका अंदर कम हुआ था उतना ही प्रेशर बेटा बढ़ जाएगा। और बाहर के कंपैरिजन में क्या होगा बेटा, अंदर पॉजिटिव प्रेशर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जो है बाहर आपका कैसा प्रेशर हो जाएगा, आपका प्रेशर बेटा बाहर आपका कम हो जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में, लंग्स के रेस्पेक्ट में। समझ रहे हो, क्योंकि लंग्स के अंदर प्रेशर बेटा एटमॉस्फेयर से ज्यादा हो गया, तो एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा जो कि आपकी एयर को बेटा पुश कर देगा बाहर की तरफ, ठीक है बेटा। देखो आओ चलो अब जो है हम कर लेते हैं बेटा आपका क्या, एक्सपायरेशन। और एक्सपायरेशन में कुछ नहीं करना है बेटा, एक्सपायरेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ आपके किसका बेटा, आपके इंस्पायरेशन का, ठीक है बेटा। तो देखो जरा ध्यान से, आपको जस्ट उल्टा करना है। और बेटा ये कैसी होती है, आपकी एक आपकी पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। देखो अब जस्ट कुछ नहीं करना है मुझे, तो यार
कॉपी करनी है स्लाइड्स को, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, मैं तो बेटा डुप्लीकेट करूंगा आपके स्लाइड्स को और जस्ट हम चेंजेस करेंगे थोड़े थोड़े से, और आप देखोगे। बेस्ट तो बेटा आपको ये काम खुद करना चाहिए, मुझे लगता है आपको मुझे आपको देना चाहिए करने के लिए, बट नहीं, फिर भी हम ही करा देते हैं। तो बेटा अब इंस्पायरेशन की जगह पर क्या होगा, एक्सपायरेशन होगा, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, अब क्या होगा बेटा, अब होगा आपका एक्सपायरेशन। तो बेटा जब प्रोसेस का नाम बदल देते हैं, एक्सपायरेशन इस प्रोसेस का नाम हम कर देते हैं। आओ देखो बेटा, बस EX लगा दो, एक्सपायरेशन, ठीक है बेटा। एक्सपायरेशन कैसी होती है, एक्टिव या फिर पैसिव प्रोसेस? नहीं बेटा, ये एक कैसी प्रोसेस है, जस्ट पैसिव प्रोसेस है। अब आप देखोगे जस्ट अपोजिट चल रहा है, यानी कि जिसने बेटा पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगा के अब तक क्लास ली है उसके लिए तो अब इसके बाद चीजें हलवा है, उसके लिए कुछ नहीं है बेटा। पैसिव प्रोसेस, एक्सपायरेशन में होता क्या है, एक्सपायरेशन में जो बेटा एल्वियोलाइज के अंदर एयर है उसको रिलीज आउट करा जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ बेटा एल्व्यूलर एयर इज, तो बेटा यहाँ एटमॉस्फेरिक को हटा दो, एल्व्यूलर एयर इज, बेटा यहाँ ड्रॉन इन था, यहाँ पर रिलीज्ड आउट कर दो बस। तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे बेटा एल्व्यूलर एयर, एल्व्यूलर एयर इज रिलीज्ड आउट, इज रिलीज्ड आउट। और जरा प्रेशर का बताओ बेटा, प्रेशर अब किसका ज्यादा होगा? तो बेटा आपको पता है प्रेशर जो है अब आपके इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होगा, और जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है तो बेटा अब लंग्स के अंदर कैसा प्रेशर हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव प्रेशर हो जाएगा इन लंग्स विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बेटा यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब बेटा आप इंट्रापल्मोनरी प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटाओगे, अब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर तो ज्यादा होगा एक्सपायरेशन के केस के अंदर, तो दैट मींस अब जो प्रेशर आपके लंग्स के अंदर होगा वो बेटा पॉजिटिव होगा, किसके रेस्पेक्ट में बेटा, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में। ठीक बेटा, समझ में आ गया आपको यहाँ तक? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब बेटा होगा क्या, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ था तो कुछ नहीं बेटा, रिलैक्सेशन कर दो। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है बेटा, रिलैक्सेशन करना है। क्या करना है बेटा, रिलैक्सेशन आपको करना है। यहाँ पर देखो, अब रिलैक्सेशन से क्या होगा बेटा, रिलैक्सेशन से आपका ये होगा जो फ्लैट शेप हुई थी अभी आपकी डोम शेप हो जाएगी। जस्ट चेंज कर दो, बिकम्स डोम फ्रॉम फ्लैट शेप, और जस्ट इस एरो को बेटा उल्टा कर दो। आपने जो ये करा था बेटा, इस एरो को आप क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। इस एरो को आप उल्टा कर दोगे। आपको समझ में आ गया बेटा, फ्लैट से वापस डोम शेप की तरफ चला गया। ठीक है बेटा, होगा क्या इससे, इससे आपके क्या होगा बेटा, इससे आपकी वॉल्यूम जो है बेटा क्या कर जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। आपकी वॉल्यूम क्या कर जाएगी बेटा, आपकी डिक्रीज कर जाएगी। तो देखो जहां इंक्रीज था वहां डिक्रीज कर दो। तो देख रहे हो यार, मेरे लिए तो कितना आसान हो गया, टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहा हूं मैं बस, और कुछ नहीं कर रहा हूं। और बेटा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी बेटा आपके क्या होगा, जो मूवमेंट आउटवर्ड हुई थी वो कैसी हो जाएगी आपकी बेटा इनवर्ड हो जाएगी, और फॉरवर्ड वाली बैकवर्ड हो जाएगी। तो देखो जरा ध्यान से, तो बेटा आपकी रिप्स कैसे मूव करेंगी, रिप्स आपकी अब मूव करेंगी इनवर्ड। बेटा ये जो इनवर्ड हम बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये जितनी उनकी पोजीशन थी उससे भी और अंदर चले जाएंगी, नहीं बेटा। जिस पोजीशन से ये आपकी आगे की तरफ आई थी इनहेल करने के लिए, अपनी उसी पोजीशन पर वापस चले जाएंगी, और स्टर्नम भी बेटा अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस चला जाएगा। बेसिकली आपकी मूवमेंट कैसे हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी। और बेटा आपके क्या होगा, इससे आपका जो है यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा। ये देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर डिक्रीज कर जाएगा, और जब ये डिक्रीज कर जाएगा तो बेटा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या कर जाएगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा। आपका जो बेटा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो क्या कर जाएगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो अब बेटा मूवमेंट ऑफ एयर कहां से कहां होगी, अब बेटा आपकी जो मूवमेंट ऑफ एयर होगी फ्रॉम लंग्स टू एटमोस्फेयर आपकी होगी। ठीक है बेटा, आपकी मूवमेंट कहां से होगी बेटा, लंग्स टू एटमोस्फेयर होगी। आपकी जो मूवमेंट ऑफ एयर है बेटा वो कहां से कहां तक होगी, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम, अब बेटा लंग्स टू एटमोस्फेयर होगी, फ्रॉम लंग्स टू एटमोस्फेयर। अरे यार ये तो बड़ा ही आसान है, मतलब एक्सपायरेशन कुछ नहीं है, एक्सपायरेशन बहुत ही ज्यादा एक इजी प्रोसेस है सर, हमें तो एक्सपायरेशन मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ा। देखो बेटा मैंने क्या क्या चेंजेस करा, मैंने बस इतना करा कि आपका जो फ्लैट शेप डोम शेप से फ्लैट हुआ था वापस से उसको डोम शेप पे ले गया, आपकी रिप्स की जो इनिशियल पोजीशन थी उनको वापस ले गया, यानी कि इनवर्ड ले गया, स्टर्नम को फिर से बैकवर्ड ले गया। इससे हुआ क्या बेटा, ओवरऑल थोरेसिक चैम्बर की जो है आपकी वॉल्यूम बेटा क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज कर गया, किसके कंपैरिजन में बेटा, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में। तो कैसा प्रेशर क्रिएट हो गया लंग्स के अंदर, एक पॉजिटिव प्रेशर। तो एयर आपकी बेटा कहां से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, तो अंदर हाई प्रेशर है बाहर लो प्रेशर है, तो आपकी बेटा एल्वियोलर एयर जो है वो रिलीज आउट हो गई। तो मूवमेंट ऑफ एयर कहां से कहां तक हुई, आपकी हुई फ्रॉम लंग्स टू एटमोस्फेयर। तो क्या बेटा आपको ये चीज समझ में आई, हाँ या ना, मुझे इतना बता दो। तो एक्सपायरेशन बेटा आपको समझ में आ गया, बेहतरीन तरीके से आपको एक्सपायरेशन समझ में आ गया होगा।
ठीक है बेटा, इंस्पायरेशन में काफी जोर दिया, एक्सपायरेशन तो उसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से देखो। क्या बेटा कुछ फोर्सफुल ब्रीथिंग की हमने बात करी थी शुरुआत में, आपसे कहा था हमने बेटा फोर्सफुल ब्रीथिंग के बारे में हमने आपसे बात करी थी। आप जो है फोर्सफुली इनहेल कर सकते हो, फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते हो। देखो बेटा मैं फोर्सफुली इनहेल कर रहा हूं, दम लगा रहा हूं, ठीक है बेटा, एक होता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब बेटा होता क्या है, जो फोर्सफुल ब्रीथिंग होती है ना, ये आपकी टोटली आपकी कैसी प्रोसेस होती है, आपकी एक एक्टिव प्रोसेस होती है, इसके अंदर पैसिव कुछ नहीं होता, ठीक है बेटा। क्या फोर्सफुल इनहेल करो, फोर्सफुल एक्सहेल करो, तो ये आपकी कैसी होती है, एक्टिव प्रोसेस होती है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ठीक है। ये कुछ बेसिक बात है जो कि आप याद कर सकते हो। मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ बेटा मैकेनिज्म, आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं एक्चुअली एनसीईआरटी ने एक लाइन डिस्कस कर रखी है, लाइन ये डिस्कस कर रखी है, हमारे पास एबिलिटी होती है, ह्यूमंस के पास क्या होती है बेटा, एबिलिटी होती है। किस चीज की एबिलिटी होती है, कि हम जो चाहें तो बेटा हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की जो है बेटा स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। बेसिकली वो यही कहना चाहते हैं, जो ये जो स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं ना, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन की, ये एक्चुअली फोर्सफुल ब्रीथिंग के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। और ये हम किसकी मदद से करते हैं पता है आपको, एक तो बेटा हम करते हैं आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की मदद से, और आपके बेटा एब्डोमिनल मसल्स की मदद से। ये दो बेटा मेजर रोल करते हैं ये दोनों मसल्स, इसके अलावा कुछ और मसल्स होती हैं जिनका भी रोल होता है, ठीक है। हमें पढ़ना नहीं है, हमें बस उस लाइन का मैं आपको मतलब समझाना चाह रहा हूं बेटा। तो इस वाली लाइन को भी आप लिख लोगे कि फोर्सफुल ब्रीथिंग भी हम जो है बेटा कर सकते हैं। किसकी मदद से करते हैं बेटा, एक तो एब्डोमिनल मसल्स उसके अंदर मेजर रोल प्ले करती है, और आपकी बेटा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल मेजर रोल प्ले करती है। मैं आपको एक बात और बताता हूं बेटा, आपने जो इंटरकोस्टल मसल्स देखी ना, अभी आप नॉर्मल ब्रीथिंग पढ़ के आए हो, नॉर्मल इनहेलेशन एक्सेलेशन, ठीक है। इसके अंदर बेटा जो मेजर रोल होता है ना, वो डायफ्राम का होता है। आपकी एक्चुअली में इंटरकोस्टल मसल्स आपकी असिस्टिंग मसल हैं, वो सिर्फ हेल्प कर रही हैं। बाकी जो मेजर रोल है ना बेटा, वो आपके डायफ्राम का, इसलिए आपका डायफ्राम बेटा सुपर इंपॉर्टेंट होता है आपके, समझ रहे हो। अगर डायफ्राम को कोई डैमेज हो गया तो वो इंसान बच नहीं सकता, है पक्की बात है बेटा, वो इंसान मर जाएगा। अगर डायफ्राम आप किसी भी तरीके से अपना डैमेज कर लेते हो, आप इस तरीके से गिरते हो, आपको चोट लगती है कि डायफ्राम आपका पंक्चर हो जाए या कुछ इसके अंदर और इंजरी हो जाए, तो बेटा आपकी उसी समय पर ऑन स्पॉट आपकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ब्रीथिंग प्रोसेस बंद हो जाएगी। वो उसके अलावा बेटा हो ही नहीं सकता, बहुत मेजर मसल है, ठीक है बेटा। तो चलो आओ लिख लेते हैं इस बात को भी, देखो। तो बेटा आप क्या लिखोगे, आप ऐसा करो, आप इस बात को नोट डाल के लिख लो। आप नोट डाल के क्या लिखोगे, आप नोट डाल के सिंपली ये लिखोगे कि हमारे पास एबिलिटी होती है कि हम इंक्रीज कर सकते हैं बेटा स्ट्रेंथ को, किसकी, इंस्पायरेशन की और एक्सपायरेशन की। किसकी मदद से, कुछ एडिशनल मसल्स की मदद से। क्या नाम है उन एडिशनल मसल्स का बेटा, आपका आईआईसीएम यानी कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और आपके बेटा एब्डोमिनल मसल्स, ठीक। तो आप क्या लिखोगे, देखो जरा ध्यान से, आप लिखोगे बेटा वी हैव द एबिलिटी, एनसीईआरटी ऐसे ही लिखती है ना, तो सेम उसी लाइन को लिख देते हैं, वी हैव द एबिलिटी, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ, increase the strength of inspiration and expiration, inspiration और बेटा आपके क्या, expiration। we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of external set of muscles, with the help of, with the help of additional set of muscles, with the help of additional muscles such as, additional muscles बेटा such as, आपकी किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, such as बेटा एक तो आईआईसीएम हो गया बेटा, ये मैंने लिखवा दिया है वहां पर इनका पूरा का पूरा नाम, अब जो है शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड एब्डोमिनल मसल्स, एंड एब्डोमिनल मसल। अब बेटा मैं चाहूँ तो आपको फोर्सफुल ब्रीथिंग भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई तोप चीज नहीं है, बट आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं जाएंगे बेटा। ह्यूमन फिजियोलॉजी बड़ी है, आपको पहले कमांड करना चाहिए उन चीजों पर जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, जो आपके पेपर में आने वाली हैं, ठीक है, ना कि फालतू चीजों पर। एब्डोमिनल मसल्स, ठीक बेटा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपने कभी सोचा कि आपकी एवरेज ब्रीथिंग कितनी है, यानी कि आप जो है 1 मिनट के अंदर कितनी बार सांस ले लेते होंगे। तो बेटा जब भी हम बात करते हैं आपकी एवरेज एक ब्रीथिंग रेट की, एक एडल्ट कितनी बार सांस ले लेता होगा 1 मिनट के अंदर, तो लगभग बेटा 12 से 16 बार जो है एक इंसान सांस ले लेता है। बेटा आपको हार्ट बीट का पता होगा, 70 to
75 जो है एवरेज हार्ट बीट होती है, यानी कि 1 मिनट के अंदर इतनी बार आपका हार्ट बीट कर लेता है, 72 बेटा, 72 टाइम्स से लेके 75 टाइम्स तक। तो ऐसे ही बेटा एडल्ट की एक ब्रीथिंग रेट होती है, कितनी होती है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ठीक है बेटा। अब क्या सर, हम जो जितनी हम एयर को अंदर ले रहे हैं, बेसिकली जो हम इनहेल करते हैं, चाहे हम नॉर्मल ब्रीथिंग में करें, फोर्सफुल ब्रीथिंग में करें, क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं किसी डायग्राम, किसी डिवाइस से? क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं कि कितनी एयर हमने अंदर ली, कितनी निकाली? क्या सर इसे करा जा सकता है मेजर? हाँ बेटा, बिल्कुल करा जा सकता है। उस डिवाइस का नाम होता है आपके बेटा स्पायरोमीटर। क्या डिवाइस का नाम होता है बेटा? उस डिवाइस का नाम होता है बेटा आपके स्पायरोमीटर। अब बेटा ये जो बात है ना वॉल्यूम से रिलेटेड, ये हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं चाहूँ तो बेटा इसी लेक्चर में ले सकता हूँ, बट नहीं, उनके ऊपर इन डिटेल डिस्कस करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा तुम्हें यार, मजा आ जाएगा अलग लेवल पर, देखना जरा। ठीक है, तो अब बेटा हम क्या बात कर रहे हैं, अब मैं बेसिकली आपको दो ही बात बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। देखो, एक तो एडल्ट की ब्रीथिंग रेट बताना चाह रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो अब क्या करोगे बेटा, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। आओ देखो, तो आप यहाँ पर लिख लोगे बेटा एवरेज। एवीजी का मतलब क्या है बेटा, हम एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज ब्रीथिंग रेट किसकी बेटा, एडल्ट की। आप यहाँ पर लिखोगे बेटा एवरेज ब्रीथिंग रेट किसकी बेटा, अब हम बात कर रहे हैं आपके एडल्ट के केस में, कितनी होती है बेटा, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ये आपकी होती है बेटा 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। 12 से 16 बार ले लेते हो आप बेटा, ब्रीथ कर लेते हो, मिनट्स पर मिनट। ठीक बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो आप और जो बेटा आप एयर इनटेक कर रहे हो, उसे आप किस डिवाइस से मेजर करते हो, उस डिवाइस का नाम है बेटा स्पायरोमीटर। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें कैसा होता है स्पायरोमीटर। और स्पायरोमीटर के बारे में तो बेटा हमें कल भी आपसे इन डिटेल बहुत बेहतरीन तरीके से बात करनी है, तो देखो जरा ध्यान से। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा वॉल्यूम ऑफ एयर, आप लिखोगे बेटा वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीथिंग मूवमेंट, वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीथिंग मूवमेंट, इन्वॉल्व्ड इन ब्रीथिंग मूवमेंट, involved in breathing movement can be measured by, can be measured by, can be measured by a device। और बेटा उस डिवाइस का नाम क्या है, ये आपको याद रखना अच्छे से। और मैं आपको इसको कल कल नेक्स्ट में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिलेगा बेटा, उसके अंदर हम जो है आपको इसका डायग्राम भी आपको दिखाएंगे, स्पायरोमीटर कैसा दिखता है। अभी आप सिर्फ लिख लोगे इस बारे में, स्पायरोमीटर। ठीक बेटा, स्पायरोमीटर। तो बेटा आपकी जो एवरेज जो ब्रीथिंग रेट होती है एडल्ट की, 12 to 16 टाइम्स होती है पर मिनट। और जितनी भी आप बेटा आप एयर, मतलब बेसिकली जो भी वॉल्यूम आप एयर की इनटेक करते हो ब्रीथिंग मूवमेंट्स में बेटा, वो एक डिवाइस से मेजर हो सकती है, उस डिवाइस का नाम है स्पायरोमीटर। क्या आपको इतना क्लियर है, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है बेटा मैं आपके लिए, मैं जिन स्लाइड्स की बात कर रहा था, एक मिनट, रुकिएगा एक मिनट यार, मुझे लगता है यार शायद हमने उसको स्लाइड्स में भी यार वो नहीं करा है इनफ्यूज। रुको रुको बेटा, एक मिनट दो मुझे, रुको जरा, मैं अभी जो है बेटा उसको जो है क्या करता हूँ, रुको। तो चलो बेटा मैंने जो है उनको स्लाइड्स के अंदर आपके इन्वॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब आओ, अब उस टेबल को अगर आप बना लोगे ना तो बेटा समझ लेना आपको पूरी प्रोसेस आ गई। तो बेटा आपको ये दिख रही है टेबल, देखो जरा ध्यान से। तो जो आपको ये टेबल दिख रही है, इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, एक तरफ लिखा है इंस्पायरेशन, एक तरफ लिखा है एक्सपायरेशन। एक तरफ मैंने लिखा है बेटा डायफ्राम के बारे में। ठीक है, यानी कि डायफ्राम का क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन। आपका बेटा EICM के बारे में लिखा है। ठीक है, रिप्स की मूवमेंट कैसी होगी, स्टर्नम की मूवमेंट कैसी होगी, शेप कैसी होती है डायफ्राम की, थोरेसिक वॉल्यूम का क्या हो रहा है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा, यानी कि वही हम रिलेटिव प्रेशर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिर मूवमेंट ऑफ एयर की, और नीचे की प्रोसेस कैसी है, कौन सी एक्टिव है कौन सी पैसिव है। अगर आप ये टेबल खुद से फिल कर पा रहे हो, आपको पूरा जो है आ चुका है, तो मैं चाहूंगा बेटा आप यहाँ पर पॉज करें और खुद से पहले इस टेबल को जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। देन उसके बाद मैं इसमें जो है आपका मेजर रोल निभाऊंगा, यानी कि इसके बाद में मैं आपकी जो है बेटा मदद कर सकता हूँ इसको भरने में। ठीक है, चलो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपने पॉज करी होगी वीडियो और आपने कर लिया होगा। ठीक है, अब जो है मैं टेबल भरता हूँ और आप उसे मैच करोगे, तो बेटा पूरी ईमानदारी से करो प्लीज यार, करियर का सवाल है आपके। ठीक है बेटा, देखो तो बेटा सबसे पहले मैं डायफ्राम की बात करता हूँ। तो इंस्पायरेशन में क्या होता है डायफ्राम और EICM का,
मैं कह सकता हूँ बेटा कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो आप यहाँ पर लिख लोगे कॉन्ट्रैक्शन, आप यहाँ पर लिख लोगे बेटा कॉन्ट्रैक्शन। तो बेटा एक्सपायरेशन में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा रिलैक्सेशन। क्या होगा बेटा, आपका होगा रिलैक्सेशन। क्या बेटा सेम EICM में भी यही हो रहा है, हाँ बेटा वही हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इंस्पायरेशन के टाइम पर। और एक्सपायरेशन में क्या होता है आपका, एक्सपायरेशन में होता है आपका रिलैक्सेशन। ठीक, अब रिप्स की मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं बेटा, आपकी रिप्स कैसे मूव कर रही थी इंस्पायरेशन में, बेटा आपकी ये मूव कर रही थी आउटवर्ड, आपकी ये मूव कर रही थी आउटवर्ड। बेटा स्टर्नम की मूवमेंट कहाँ हुई थी, स्टर्नम की मूवमेंट हुई थी आपकी फॉरवर्ड। आपकी डायफ्राम की शेप कैसी हो गई थी, आपकी डायफ्राम की शेप हो गई थी बेटा फ्लैट, आपकी डायफ्राम की शेप हो गई थी फ्लैट। थोरेसिक वॉल्यूम क्या हुई थी, थोरेसिक वॉल्यूम बेटा आपकी इंक्रीज हुई थी, थोरेसिक वॉल्यूम बेटा आपकी इंक्रीज हुई थी किसमें, इंस्पायरेशन में। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा हो गया था बेटा, डिक्रीज, कह सकता हूं बेटा डिक्रीज हो गया था, या आप लिख सकते हो बेटा नेगेटिव प्रेशर हो गया था अंदर। ठीक बेटा डिक्रीज। मूवमेंट ऑफ एयर कहां से कहां तक हुई थी बेटा, आपकी एटमॉस्फेयर से हुई थी कहां पे, लंग्स के अंदर, एटमॉस्फेयर टू लंग्स। प्रोसेस कैसी थी बेटा, ये वाली प्रोसेस तो सर आपकी एक्टिव थी। क्या बेटा आप इस टेबल को भर पाए, अगर आपने पूरी टेबल भर दी तो आपको बेटा पूरी प्रोसेस आती है, और अगर आप नहीं भर पा रहे हो दैट मीन्स आपको समझ में नहीं आई है, आपको वापस जाके पढ़ना है वापस से। ठीक है बेटा, रिप्स की मूवमेंट कैसी होती है, एक्सपायरेशन है बेटा जस्ट उल्टा करो, ये इनवर्ड था, ये आउटवर्ड था, तो आप कर दोगे इनवर्ड। रिप्स आपकी फॉरवर्ड गई थी तो अब हो जाएंगी बेटा आपकी बैकवर्ड। वो फ्लैट हुआ था तो बेटा एक्सपायरेशन में हो जाएगा आपका डोम शेप। थोरेसिक वॉल्यूम बेटा इंक्रीज हुआ था तो अब हो जाएगा डिक्रीज। पल्मोनरी प्रेशर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, या फिर उसके कंपैरिजन में कैसा हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, तो आप कह दोगे इंक्रीज। अब बेटा कहां से कहां होगी आपकी, लंग्स टू एटमॉस्फेयर, लंग्स टू एटमॉस्फेयर, लंग्स टू एटमॉस्फेयर। ठीक बेटा, और प्रोसेस कैसी होती है ये, एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस, बेसिकली एनर्जी इसके अंदर जो है आपकी नहीं लगती है। अब आपने देखा बेटा मुझे मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगी, मुझे 2 मिनट भी नहीं लगी, देखो मुझे बेटा 2 मिनट भी नहीं लगी। अभी मैं आपको दिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं आपको टेबल पर फोकस करना चाहता हूँ। बेटा मुझे 2 मिनट भी नहीं लगी इस टेबल को भरने में, तो आप देख रहे हो बेटा 2 मिनट भी नहीं लग रही हैं इस टेबल को भरने में। तो बेटा अगर आपको इतना ही समय लग रहा है इसको करने में, आपको इसका मतलब समझ में आ चुकी है चीजें, आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ रहा है, आप जो है फटफट तरीके से जो है इस टेबल को भरते जा रहे हो। ठीक है बेटा, अगर आपको इतनी जो है बेटा आपकी क्या हो चुकी है, एक्सीलेंसी आपकी आ चुकी है, दैट मीन्स बेटा आप बिल्कुल तैयार हैं, आपको बेहतरीन तरीके से टॉपिक समझ में आ गया है। ठीक बेटा, तो चलो अब एनसीईआरटी पढ़ने का समय आ गया है। ठीक है, देखो अब आपकी एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। तो बेटा एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में। ठीक है, ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, तो आपकी जो ब्रीथिंग होती है बेटा 2 स्टेजेस को इन्वॉल्व करती है। पहली स्टेप कौन सी है, इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। बेटा तो इंस्पायरेशन में क्या होता है, आपकी जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसको आपके इनटेक करा जाता है, यानी कि वो अंदर आती है। एंड एक्सपायरेशन बाय विच द एल्वियुलर एयर इज रिलीज्ड आउट, और एक्सपायरेशन में क्या होता है, जो आपकी एल्वियुलर एयर होती है उसको बेटा रिलीज करा जाता है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। बेटा प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है, बेसिकली ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, तो यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट से कहना चाहते हैं बेटा प्रेशर का डिफरेंस। ठीक, यानी कि बेटा प्रेशर डिफरेंस। अब बेटा क्या प्रेशर डिफरेंस हम क्रिएट नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं। कभी बेटा इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है, इंस्पायरेशन के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, लंग्स के अंदर प्रेशर कम है। एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है, लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा है, वहां पर कम है। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, या तो पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है या फिर नेगेटिव डिफरेंस आ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, लंग्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है बेटा, तो ये जो आपका डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इसी को हम कहते हैं बेटा प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि प्रेशर डिफरेंस। ठीक बेटा, बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, तो आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, यानी कि बेटा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा आपका इंस्पायरेशन कब होता है, इंस्पायरेशन आपका तब होता है जब आपके जो लंग्स के अंदर प्रेशर है वो ज्यादा होता है, किससे बेटा, आपके आपसे बेटा, किसके, आपके बेटा लंग्स के अंदर, सॉरी प्रेशर बेटा आपका क्या होता है, कम होता है। देखो गलत निकल रहा था अभी, आपके इंस्पायरेशन में क्या होता है, लंग्स के अंदर जब प्रेशर कम होता है, किसके रेस्पेक्ट में बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में।
दैट इज देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रेस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब बेटा नेगेटिव प्रेशर वाली लाइन आपको समझ में आ गई, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेटा आपका एक्सपायरेशन कब होता है, जब आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होता है, किसके रेस्पेक्ट में, आपके एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में, ठीक। द डायफ्राम एंड अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। तो बेटा ये जो प्रेशर का डिफरेंस होता है कौन क्रिएट करने में मदद करता है, आपके एक तो डायफ्राम मदद करती है, और इसके अलावा बेटा आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल करती है, ठीक है बेटा। अब बेटा एनसीईआरटी जो है बड़ी ही खतरनाक है। अब इसने इंटरनल इंटरकोस्टल मसल से जिक्र कर दिया यहाँ पर, बट इसने ये नहीं बताया कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एक्चुअली बेटा फोर्सफुल ब्रीथिंग में हेल्प करती है। इनका बेटा नॉर्मल ब्रीथिंग से कोई लेना देना नहीं है, वहां पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स करती हैं। बट आपको ये वाली बात याद रखनी है बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी तो दोनों बात कर गया इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम व्हिच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। तो बेटा इंस्पायरेशन जब होता है, आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपका डोम शेप से फ्लैट शेप हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, वो बेसिकली इंक्रीज कर रहा होता है थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम को, किसमें, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, देखो अब यहां बात करिए इन्होंने एक्सटर्नल के बारे में, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब्स, बेटा वो क्या कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं आपके किसको बेटा, रिब्स को, एंड द स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। तो बेटा आपकी क्या हो रहा है, रिब्स आपकी आउटवर्ड मूव कर रही है, बेसिकली लिफ्ट अप हो रही है, थोड़ी आउटवर्ड मूव कर रही है, और आपका स्टर्नम फॉरवर्ड मूव कर रहा है। इससे हो क्या रहा है, इससे जो है बेटा आपकी वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है थोरेसिक चैम्बर की डोर्सोवेंट्रल एक्सिस के अंदर। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम causes a similar increase in the pulmonary volume. An increase in the pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs. ठीक बेटा, तो बेटा होता क्या है, इससे ओवरऑल आपके क्या कर रहा है, इससे बेटा आपके थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो बेटा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, किसके कंपैरिजन में, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, आपकी एयर मूव करती है कहां से, आपके एटमॉस्फेयर से आपके लंग्स के अंदर। दैट इज इंस्पायरेशन। बेटा इंस्पायरेशन होता है, देखो आप फिगर दिखाता हूं तुम्हें इंस्पायरेशन का। बेटा ये देखो इंस्पायरेशन का फिगर क्या हो रहा है बेटा, आपकी रिब्स एंड स्टर्नम आपकी क्या कर रही है, रेस कर रही है। बेसिकली रिब्स आपकी क्या कर रही है बेटा, आउटवर्ड मूव कर रही है, और स्टर्नम आपका आगे की तरफ आ रहा है, बेसिकली ये सब फूल रहा है आपका, ठीक है। और डायफ्राम क्या आ रहा है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि जो आपकी डायफ्राम की डोम शेप है, यहाँ तो इन्होंने बेटा क्लियरली दिखाया नहीं है, बट एकदम फ्लैट शेप हो जाती है, ठीक है। इससे वो क्या रहा है बेटा, वॉल्यूम बढ़ रही है आपकी थोरेक्स की, इंक्रीज कर रही है, और एयर बेटा आपकी लंग्स के अंदर इंक्रीज कर रही है, एंटर कर रही है बेसिकली, ठीक है बेटा। तो बेटा ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार इस डायग्राम से सवाल आए हैं आपके, तो डायग्राम आपको क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। देखो आप वापस चलते हैं एनसीईआरटी पे। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरनल and the intercostal muscles return the diaphragm and the sternum to their normal positions and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. तो बेटा अगर इन्हीं का जो आपका कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, रिलैक्सेशन हो जाए, तो आपका डायफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, बेसिकली फ्लैट शेप से डोम शेप हो जाएगा, और आपकी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो बेटा आपकी वापस से क्या हो जाएगी, उसके अंदर भी रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो उससे क्या होगा बेटा, आपकी जो स्टर्नम और रिब्स हैं वो भी अपनी नॉर्मल पोजीशन पर चली जाएंगी। होगा क्या, इससे ओवरऑल बेटा आपकी वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि आपकी वॉल्यूम फिर से वो नॉर्मल हो जाएगी थोरेसिक चैम्बर वाली, ठीक है, जो शुरुआत में थी बेटा कॉन्ट्रैक्शन से पहले। तो इससे क्या होगा बेटा, आपकी पल्मोनरी वॉल्यूम कम होगी, एंड दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। तो बेटा इससे होगा क्या, इससे जो है बेटा आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा, किसके कंपैरिजन में, आपके एटमॉस्फेयर के प्रेशर के कंपैरिजन में, और आपकी एयर बेटा अब आपकी मूव करेगी कहां से, लंग से एटमॉस्फेयर की तरफ, ठीक है बेटा। इसी को हम कहते हैं एक्सपायरेशन, जो कि फिगर आपके इसमें समझाया है। देखो रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स क्या कर गई, डिक्रीज कर गई, क्यों, क्योंकि डायफ्राम भी बेटा आपका रिलैक्स कर गया, एंड आर्च्ड अपवर्ड्स, एयर बेटा आपके बाहर निकल गई। बेसिकली क्या है, जो आपने इंस्पायरेशन का डायग्राम पढ़ा था उसका ही रिवर्स डायग्राम है एक्सपायरेशन का, ठीक है बेटा। वी, अब देखो एनसीईआरटी वही बात करती है, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। तो बेटा फोर्सफुल ब्रीथिंग की एक्चुअली में बात कर रहा है, ठीक है।
तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बेटा ये एक्चुअली में बात कर रहे हैं आपके फोर्सफुल ब्रीथिंग की, ये बात कर रहे हैं आपके फोर्सफुल ब्रीथिंग की। तो बेटा हमारे पास कुछ मसल्स होती हैं जैसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स, ये मेजर मसल्स हैं। इसके अलावा और मसल्स भी होती हैं जो कि आपका मेजर आपके रोल प्ले करती हैं, ठीक है, जिससे आप फोर्सफुल ब्रीथिंग कर सकते हो। फोर्सफुल ब्रीथिंग के बारे में बेटा थोड़ी सी आप जो आप वॉल्यूम्स पढ़ोगे वहां पर हम जो इन डिटेल आपको समझाने की कोशिश करेंगे, देखना। बाकी आपके फोर्सफुल ब्रीथिंग सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़नी है, जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ो, बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। आओ देखो, ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। तो बेटा ऑन एन एवरेज एक हेल्दी ह्यूमन कितना ब्रीथ करता है? 12 to 16 टाइम्स करता है एक मिनट के अंदर। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर which helps in clinical assessment of pulmonary functions। तो बेटा अगर आपको वॉल्यूम मेजर करनी है तो आपको एक डिवाइस यूज करना होगा जिसका नाम होता है बेटा आपके स्पायरोमीटर, ठीक है बेटा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। बाकी स्पायरोमीटर के बारे में बेटा अभी तो लंबी चर्चा चलेगी नेक्स्ट लेक्चर में, वॉल्यूम्स के ऊपर, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज और आपके बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई को आपके डिस्कस करेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है बेटा। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहें बेटा। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी अभी हमारी टूटी है, बट जो अब बेटा हम वापस लेके आएंगे उसको और लाना होगा बेटा हमें, ठीक है, क्योंकि हमें सिलेबस ऑन टाइम खत्म करना है। थोड़ी सी बेटा बीच बीच में क्या है, थोड़ी सी अपना काम आता रहता है, थोड़ी समस्याएं होती रहती है, इस वजह से कभी कभी बेटा आपकी क्लासेस हॉल्ट हो जाती हैं, बट कोई समस्या की बात नहीं है बेटा। मस्त तरीके से पढ़िए, टाइम पर सिलेबस कराएंगे, जो जो आपसे वादे करे गए हैं बेटा डेफिनेटली पूरे करे जाएंगे, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।